हेलो एवरीवन, सीएमए इंटर स्टूडेंट्स जिनके एग्जाम अब शायद कुछ ही दिन बाद है, शायद कल आप देख रहे हो, मतलब आज देख रहे हो, कल एग्जाम हो। पहले सारे पढ़ाई को रोकिए। ये 1 घंटा 20 मिनट के वीडियो में मैंने सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जहां जहां आप गलती कर सकते हैं मैंने बोला है। प्लीज स्टॉप एवरीथिंग एंड फर्स्ट वॉच दिस वीडियो 1 hour 20 minutes स्पीड बढ़ा लीजिए ताकि आपको 360 डिग्री किस तरह कवरेज करना है पूरे सिलेबस का एक आइडिया मिलेगा। वरना मेन प्रॉब्लम क्या रहता है, 70% रिवाइज हो पाया, 65% रिवाइज हो पाया। स्टॉप डूइंग एवरीथिंग। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप व्हाट्सएप करिएगा। मेरा नाम जानते होंगे, अमित बछावत, 9830259002। तो वीडियो रुकेगी नहीं, मैं जा रहा हूं एक बार कुछ पॉज करने के लिए और फिर से मैं प्रकट हो जाऊंगा। हेलो एवरीवन, मुझे पता है एग्जाम अब बहुत पास है, तो मैंने एक और इनोवेटिव कोशिश की आपके लिए कि जो स्पेशली इंडस्ट्रियल लॉज बहुत हैवी होता है उसमें मैं आपको कुछ फाइन पॉइंट्स बताऊंगा। पूरा कंप्लीट रिवीजन अभी नहीं है। कंप्लीट रिवीजन अगर आपको देखना हो तो आप टाइप करिएगा इंडस्ट्रियल लॉज मैराथन बाय अमित बछावत सीएमए इंटर, आपको दिखाई देने लगेगा। बट फिर भी फाइन पॉइंट्स जहां जहां आप अटक सकते हैं, भटक सकते हैं, मैं आपको अभी जल्दी जल्दी तूफान मेल की तरह सब बोलने लगूंगा। तो जल्दी जल्दी सुनते रहिए, एवरीथिंग विल बी वेरी वेरी क्लियर। सबसे पहले हम चलते हैं आपके फैक्ट्रीज एक्ट में। मेरे पास दो टाइप की किताबें हैं, न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस। अंदर से बिल्कुल सेम है, सिर्फ ये वाली किताबें कलर्ड है। ओल्ड सिलेबस में ब्लैक एंड व्हाइट किताब आती थी, तो आई हैव मार्किंग्स इन बोथ ऑफ माय बुक्स। देखिए, ये अगर आप न्यू यूज कर रहे हैं तो न्यू है, और अगर आप ओल्ड देखना चाहते हो तो मेरे पास ओल्ड भी है, बिल्कुल सेम है अंदर से, यहां तक कि क्वेश्चंस भी सेम है। तो आइए, मैं भी थोड़ा ये रंगीन किताब को यूज कर रहा हूं। फैक्ट्रीज एक्ट जब आप रिवाइज कर रहे हो कल एग्जाम के लिए या जब भी एग्जाम हो, तो दो तीन चीज आपको फोकस करना है। डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री, ऑक्यूपायर, हैजार्डस प्रोसेस, यंग पर्संस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये 5 डेफिनेशन कई बार एमसीक्यू में आ जाता है, केस स्टडी में आ जाता है, तो अभी हम लोग रैंडमली जल्दी जल्दी देखेंगे। फिर शॉर्ट नोट, वर्किंग आवर्स के शॉर्ट नोट्स या एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, वो अच्छे से रिवाइज करेंगे। एनुअल लीव विथ वेजेस वाला भी देखेंगे। एंड ऑक्यूपायर को बहुत सारी चीजें इन्फॉर्म करनी पड़ती है इन चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज को, उसके टाइमलाइंस भी देखेंगे। तो जल्दी से किताब खोल लीजिए। ओके, ऑल सेट। चलिए, सबसे पहले हम फैक्ट्री की डेफिनेशन में जाते हैं। अगर आप ये अपने अपनी किताबों में देख रहे हो, फैक्ट्री के डेफिनेशन में अगर ट्रिगर पॉइंट्स, मैं सिर्फ ट्रिगर पॉइंट्स, फाइन पॉइंट्स बोलूंगा, अभी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे नहीं जाऊंगा, वो सब क्लास में दिया हुआ है। एग्जाम के पहले आई विल ट्राई टू यूज मैक्सिमम, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट कैसे जनरेट हो। फैक्ट्री में आप देख रहे होगे स्क्रीन पर, एनी प्रोमाइसेस जहां 10 और मोर पर्सन काम करते हो ऑन एनी डे, चाहे 2-3 महीने से बंद है, पर अगर साल में कभी भी 10 या 10 से ज्यादा लोग काम किए हो एक ऐसे प्रोमाइसेस में जो कि जहां कोल इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पावर ड्रिवन आपकी मशीनें चलती हैं, तो 10 और मोर पर्सन देखना है। और नॉन पावर वाले में 20 और मोर। रुक जाइए, अगर 3 लाइन का क्वेश्चन घुमा के आए सब फंस जाएंगे। सारी दुनिया सिर्फ 10 के पीछे भागती है, 20 के पीछे भागती है। पीपल फॉरगेट टू सी अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखना है। तो कल एग्जाम में याद रखोगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वर्ड को आप टारगेट करोगे, सिर्फ 10 या 20 के पीछे मत भागना। बैलेंस शीट डेट वाले दिन 10 या 20 नहीं देखे जाते, 10 या 20 देखा जाता है ऑन एनी डे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो फैक्ट्री मींस एनी प्रेमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रेसेंस, मतलब कि सपोज ये फैक्ट्री का कंपाउंड है, प्रेमाइसेस, फिर प्रेसेंस हो गया बाउंडेड वॉल, तो सिर्फ बाउंडेड वॉल जो है, बाउंडेड एरिया ही सिर्फ आपका फैक्ट्री नहीं है, पूरा एरिया आपका फैक्ट्री माना जाएगा। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि समुद्र के पास सॉल्ट जनरेट होता था, तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, एंड वो जो एरिया खुला में था वो भी फैक्ट्री माना गया था। आपको लगा रहे फैक्ट्री शेड नहीं है, फैक्ट्री कैसे हो गया? एनी प्रेमाइसेस इज अ ब्रॉडर टर्म इंक्लूडिंग द प्रेसेंस। ओके, तो अब हम लोग को ये फैक्ट्री के कॉन्सेप्ट में कल प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखना कि जो क्वेश्चन आ रहा है वहां पे वो फैक्ट्री माना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर समझ में नहीं आए कभी केस स्टडी, तो पहले आप प्रोविजंस लिख दीजिए जहां आप ये सारे वर्ड्स शो ऑफ कर दीजिए जो मैंने आपको बताया है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में 6 टाइप के प्रोसेसेस आ रहे हैं, देखो। Any process for making, repairing, packing, washing any article or substance, pumping oil, water, generating electricity. Are you understanding these words?
प्रिंटिंग, ब्रेकिंग शिप्स, वेसल्स, प्रिजर्विंग आर्टिकल इन कोल्ड स्टोरेज। तो ये आपको फिंगर टिप्स पे 6 प्रोसेस के नाम कल एग्जाम के लिए याद होने चाहिए। और एक क्वेश्चन जो पेपर में आ सकता है, हैजार्डस प्रोसेस जो एनवायरनमेंट को क्षति पहुंचा सकता है, आपके हेल्थ को क्षति पहुंचा सकता है, अगर आप स्पेशल केयर नहीं लें तो वो ऐसे प्रोसेस है जो फैक्ट्रीज एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल, कल एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकता है, फर्स्ट शेड्यूल में कोई ऐसा प्रोसेस का नाम लिखा हुआ है जो आपको बहुत बड़ा लॉस पहुंचा सकता है अगर आप ध्यान ना दें। यहां पर याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट वर्ड, ऑक्यूपायर, जिसका अल्टीमेट कंट्रोल होता है उसे ऑक्यूपायर बोलते हैं। फैक्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में अगर कंपनी है आपकी फैक्ट्री तो डायरेक्टर्स ऑक्यूपायर डीम्ड माने जाते हैं, फर्म में पार्टनर्स माने जाते हैं। गवर्नमेंट वाला अगर कोई कंट्रोल फैक्ट्री है तो गवर्नमेंट जिनको नियुक्त करता है, अगर शिप या डॉक है तो वहां पर भी कौन माना जाएगा, वो भी वहां पर क्लियरली लिखा हुआ था कि ऑक्यूपायर कौन माना जाएगा। तो ये हम लोग कर चुके थे। तो ऑक्यूपायर की एक ड्यूटी होती है, इस पे एमसीक्यूज आते हैं, वो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज को 15 दिन पहले, एमसीक्यू में ध्यान रखना 7 दिन और 15 दिन में लोग कंफ्यूज होते हैं, 15 दिन पहले चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज को बताया जाता है। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज को क्या बताया जाता है 15 दिन पहले? 15 दिन पहले बताया जाता है कि हम फैक्ट्री शुरू करने वाले हैं। और अगर कोई नया मैनेजर अपॉइंट होता है तो विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू मैनेजर ये खबर भी चीफ इंस्पेक्टर को जाती है। सर ये इंस्पेक्टर्स कौन होते हैं फैक्ट्रीज एक्ट में? इंस्पेक्टर्स की क्या ड्यूटी होते हैं, इन पे क्वेश्चंस आ जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट, एमसीक्यू में याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। इंस्पेक्टर्स का पावर क्या होगा? मैंने आपको एक टेक्निक सिखाया था, सारे बुलेट्स याद नहीं करने का पॉसिबिलिटी नहीं, आप याद रखो। इन लोग एग्जामिन करने आते हैं फैक्ट्री में, प्रेमाइसेस, मशीन का कंडीशन, चिमनी का कंडीशन, कोई एक्सीडेंट होता है तो उसकी इंक्वायरी के लिए इंस्पेक्टर्स आते हैं। इन लोग आपके वो चिमनी का पार्ट, प्लांट इक्विपमेंट को अपने साथ लेके जा सकते हैं चेकिंग करने के लिए, और कोई सामान को भी पोजेशन ले सकते हैं जो केमिकल तुम यूज कर रहे हो। तो एग्जामिनेशन, सीजिंग, एक्सीडेंटल इंक्वायरी, पोजेशन, इस पर आपका आंसर कल रोटेट करेगा। क्योंकि ये रिवीजन है, सारे टेक्निकल पॉइंट्स मुझे बोलने हैं तो मैं झट जल्दी बोलते जा रहा हूं। इसी तरह कंपनी लॉ के रिवीजन भी डाले गए हैं, मैं इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में फिर डाल दूंगा। तो इंडस्ट्रियल लॉस का रिवीजन करना इस तरह है, बुक खोलकर ऐसे मरुस्थल अवस्था में पढ़ने से रिवीजन नहीं होगा, सिर्फ चार्ट्स बना के पढ़ने से भी नहीं होगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कल मैं पेपर में अगर इंस्पेक्टर्स के पावर्स आते हैं तो कौन से वो की वर्ड्स पर हैमर करूं, वो आपको देखने पड़ेंगे। सर्टिफाइंग सर्जन्स, स्टेट गवर्नमेंट, एक चीज देख रहे हो फैक्ट्रीज एक्ट में जो भी अथॉरिटीज अपॉइंट हो रहे हैं उसमें एमसीक्यू में स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कम आ रहा है। स्टेट गवर्नमेंट सर्टिफाइंग सर्जन्स को अपॉइंट करते हैं। इन लोगों का मेन काम क्या है? यंग पर्सन्स जो होते हैं ना, बेसिकली आइदर अ चाइल्ड और एन एडोलेसेंट इज कॉल्ड यंग पर्सन। यहां चाइल्ड का मतलब है जो 15 साल कम से कम कंप्लीट कर लिया हो, ओके, 15 साल के नीचे हो। एडोलेसेंट हो गया जो 15 साल और ऊपर हो पर 18 के नीचे हो। तो यंग पर्सन फिट है ना काम करने के लिए। और यंग पर्सन छोड़िए, जो भी डेंजरस हैजार्डस प्रोसेस में इन्वॉल्व है उनको पीरियोडिक एग्जामिनेशन भी सर्टिफाइंग सर्जन्स करते हैं इस एक्ट के अंदर। ओके, इस एक्ट के अंदर हेल्थ के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, सेफ्टी के बारे में है, वेलफेयर के बारे में है। सब कुछ स्मार्टली कैसे पढ़ना, कल परसों में एग्जाम है या जब भी मेरी टेस्ट हो या इंस्टीट्यूट की टेस्ट हो, इसी वीडियो को यूज करके पढ़ना, कम टाइम में सब कुछ रिवाइज करवा देगा आपको। क्लीनलीनेस यानी फ्लोर का हर वो डिसइंफेक्टेंट से फ्लोर को हफ्ते में एक बार कम से कम साफ किया जाए। वाइट वॉशिंग साल में कितनी बार हो या कितने सालों में एक बार हो। डोर एंड विंडो का पेंटिंग कितने सालों में कितनी बार हो। वेस्ट को कैसे गिराया जाए। वेंटिलेशन, टेम्परेचर, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, वेदर बहुत ड्राई हो गया तो ह्यूमिड बनाना पड़ेगा अंदर में आर्टिफिशियली। मिनिमम 14.2 क्यूबिक मीटर पर स्पेस पर वर्कर को मिले। आर्टिफिशियल लाइट, नेचुरल लाइट दोनों होना चाहिए। पीने का पानी होलसम हो, क्वालिटी अच्छा हो। और कूल वाटर तब देना है, हॉट सीजन में देना है अगर आपके यहाँ कितने से ज्यादा वर्कर्स हो। ये सारे पॉइंट्स क्लीनलीनेस के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे कोई गंदा एमसीक्यू आ सकता है, वंस इन एवरी वीक आपको वॉशिंग और ये सब कैसे करवाना है। वाइट वॉशिंग इज वंस इन एवरी 14 मंथ्स। कलर वॉश ऑफ इंटीरियर वॉल्स वंस इन एवरी 14 मंथ्स। और ये जो है डोर्स विंडोज वंस इन एवरी 5 years। ये सब दिख रहे हैं आपको पॉइंट्स। श्योर एवरीवन, ओवरक्राउडिंग में एमसीक्यू आता है 14.2 क्यूबिक मीटर स्पेस पर वर्कर। मोर देन 250 वर्कर्स है तो आपको कूल ड्रिंकिंग वाटर देना होगा, बट समर सीजन में। ओके, हर समय नहीं। सेफ्टी वाले पॉइंट्स भी मैंने कुछ बताया था। आपका लिफ्ट का कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, आपके यहाँ फ्लोर्स एंड पिट्स को कवर किया जाए, आपको मशीन डेंजरस है तो फेंस किया जाए। ये सारे पॉइंट्स से फायर ड्रिल्स हो, फायर एक्सटिंग्विशर्स हो, ये सारे सेफ्टी वाले पॉइंट्स हैं।
नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। अगर आपके यहाँ हैजार्डस प्रोसेस इन्वॉल्व होता है तो फैक्ट्रीज एक्ट में क्या स्पेशल प्रोविजंस है हैजार्डस प्रोसेस को लेकर? तो लिखा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट, अगेन आज आप चीज देख रहे हो हर चीज में स्टेट गवर्नमेंट इज कमिंग इनटू पिक्चर। स्टेट गवर्नमेंट यहां पर एक कमिटी बना रहा है, साइट अप्रेजल कमिटी, साथ साथ में याद होगा ये साइट अप्रेजल कमिटी सारे एप्लीकेशंस लेता है फॉर सेटिंग अप हैजार्डस प्रोसेस, कि आप फैक्ट्री कहां सेट करेंगे। तो वो आपके कोई भी एप्लीकेशन को स्टडी करके अपने रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट को देता है, देन द क्लियरेंस इज गिवन कि क्या फैक्ट्री सेट करना है या नहीं करना है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अप साइट अप्रेजल कमिटी फॉर एग्जामिनिंग एप्लीकेशंस ऑफ factory involving hazardous process and they have to make recommendations to the state government within 90 days. यहां पे देखो दो क्वेश्चंस है, ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी उस फैक्ट्री में जहां हैजार्डस प्रोसेस इन्वॉल्व है, वहां ऑक्यूपायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ऑक्यूपायर की जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के क्वेश्चन आता है ये हैजार्डस प्रोसेस वाले फैक्ट्री में, और स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एक क्वेश्चन आती है। तो दोनों प्रिपेयर करना। जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो एक डिटेल्ड पॉलिसी बनाएंगे कि यहाँ क्या क्या हैजार्ड्स इन्वॉल्व है, मेजर्स टू ओवरकम दी हैजार्ड्स, डिजास्टर कंट्रोल कैसे किया जाए, कल को इमरजेंसी हो जाए, कुछ बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, ये इनकी जनरल ड्यूटीज के अंदर आती है। और कैसे इन हैजार्डस सब्सटेंस को हैंडल किया जाए, वेस्ट अगर हैजार्डस है, बाई प्रोडक्ट्स अगर हैजार्डस है तो उनको भी कैसे हैंडल किया जाए, यहां पर ये डिस्कस होता है। रिवीजन हो रहा है, फास्ट हो रहा है, शायद सुन के कल आप एग्जाम में लिख पाओ। उसी तरह स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑक्यूपायर की क्या है? स्पेसिफिक में दो चीजें आ रही है, हेल्थ रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है आपको एम्प्लॉइज का, और एक्सपीरियंस्ड पर्संस अपॉइंट करिए, कॉम्पिटेंट पर्संस अपॉइंट करिए टू हैंडल दीज हैजार्डस सब्सटेंस। और सेंट्रल गवर्नमेंट और क्या कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ इंक्वायरी बैठाएगा इनटू द स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, आपके फैक्ट्री में कैसा ऑब्जर्व होता है, इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स भी सेटअप करेगा। फिर यहां पे सेफ्टी कमिटीज बनाए जाएंगे जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, क्योंकि आपके फैक्ट्री में हैजार्डस प्रोसेस है। तो ये सुनने से आपका बड़ा चैप्टर जो आप भूल गए थे एक बार का सब कुछ याद आ जाएगा। फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस और है, फर्स्ट एड अप्लायंसेस मेंटेन रखिए, कैसा कैसा होना चाहिए। फर्स्ट एड अप्लायंसेस के बारे में लिखा हुआ है, it shall not be less than for every 150 workers, इतने कबर्ड्स इतने फर्स्ट एड हो कि 150 वर्कर को सपोर्ट किया जा सके, और ये सब बहुत कुछ है। और जहां पर कैंटीन मोर देन 250 वर्कर्स में रखना जरूरी है, शेल्टर रूम्स मोर देन 150 वर्कर्स में रखना कंपल्सरी। गंदा एमसीक्यू कई बार आके पेपर ब्लॉक कर देता है, तो ऑब्जर्व कर रहे होंगे आप मेरे साथ साथ। क्रैश छोटे बच्चों के लिए मोर देन 30 विमेन वर्कर्स हो तो अंडर द एज ऑफ 6 years के लिए ये रखना है। वेलफेयर ऑफिसर्स मोर देन 500 वर्कर्स होते हैं, 500 और मोर। सेफ्टी ऑफिसर्स 1000 और मोर। तो कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, जब भी एग्जाम हो इसको यूज करना, वरना बड़ा फैक्ट्रीज एक्ट आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट वर्कर्स, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। लुक हियर एवरीवन, एक सेकेंड, इसके लिए मैं अपनी ये वाली बुक को यूज करता हूं, इसमें मार्किंग बेटर रिफ्लेक्ट हो रही थी। जस्ट अ सेकेंड। Working hours of adult workers. Yes, look here everyone. Maximum 8 hours per day लोग लिखते हैं, 9 hours आंसर है per day. और in a week maximum 48 hours. तो आज सुना हुआ ताजा ताजा कल याद रहेगा। And 5 घंटे के बाद आधा घंटे का रेस्ट मिलना चाहिए। एक और MCQ आता है कि सारा in a day जो आवर्स है इंक्लूडिंग रेस्ट, उसमें भी लोग 9 लिख के आ जाता है। अगर रेस्ट वाला लाइन आंसर क्वेश्चन में डालता है देन इट इज मैक्सिमम 10.5 hours। तो ये बार बार ऑब्जर्व करना। संडे छुट्टी होगी और आपके नोटिस यूजुअली अगर वीकली हॉलीडे का डे चेंज करना चाहते हैं तो सब कुछ कैसे कैसे करना है वो आपको बताया जाएगा इसमें। कंपनसेटरी हॉलीडेज आपको जल्दी मिल जाना चाहिए, कम से कम 2 महीनों के अंदर आपको कंपनसेटरी हॉलीडेज मिल जाने चाहिए। वर्कर को he cannot be forced to work for more than 10 consecutive days without a holiday. All shifts should be separate and not overlapping. इसमें 6 से 2, 2 से 10, तो ये सारे जितने भी shifts होते हैं ये overlapping नहीं होना चाहिए. All shifts should be separate. Overtime twice the rate
ये सारी वर्ड्स यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो ये सुनने से क्या होता है पता है, आप भूल गए थे, अब आपको पूरा फैक्ट्रीज एक्ट का वीडियो नहीं देखना होगा। लॉन्ग लॉन्ग रिवीजन वीडियोस कभी नहीं देखने चाहिए एग्जाम के एक दिन पहले। 8-8 घंटा खुद पढ़ोगे, अपना खुद का भी इनोवेटिव तरीके से खुद के ऑलरेडी जॉट डाउन पॉइंट्स उसको देखोगे। तो दिस इज द वे। ओवर टाइम का रेट भी आ गया, ये शिफ्ट ड्यूटी को लेकर क्वेश्चन आए तो ये भी आ गया। विमेन वर्कर्स जो हैं वो उनका वर्किंग आवर्स जो रहेगा वो सिर्फ 6 से 7 बजे तक रहेगा, फीमेल चाइल्ड का 8 से 7। ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू और मल्टीपल चॉइस के लिए। ओके उसके बाद यंग चिल्ड्रन, अगर आप 14 ईयर्स नहीं है तब तो काम ही नहीं कर सकते, 15 तो कम से कम होना चाहिए था आपको। वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन में 9 मत टिक करके आना, 4.5 घंटे है। फीमेल चाइल्ड का टाइम है 8 से 7, याद रखिएगा, सुबह 8 और शाम के 7 बजे बाद काम नहीं करेंगे। एनुअल लीव विथ वेजेस में अगर साल में आपने 240 दिन मिनिमम काम किया, 240 दिन का कैलकुलेशन में कुछ कुछ डेज ऐड हो जाते हैं। फॉर एवरी 20 डेज 1 डे लीव, तो उस हिसाब से है। और इन द केस ऑफ चाइल्ड फॉर एवरी 15 डेज 1 डे लीव। और एक चीज और है, कैरी फॉरवर्ड आप लीव कर सकते हो, बट द टोटल नंबर ऑफ लीव दैट मे बी कैरीड फॉरवर्ड विल नॉट एक्सीड 30 डेज इन केस ऑफ एडल्ट, 40 डेज इन केस ऑफ चाइल्ड। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर देखने लगे। एमसीक्यूज भी यहाँ पे बहुत सारे प्लॉट हुए थे। एंड इनकैशमेंट ऑफ लीव वाला पैराग्राफ भी हम लोग पढ़ चुके थे क्लास में, इसको भी देख लीजिएगा। सर इसके बाद में फैक्ट्रीज एक्ट, क्योंकि बहुत टेंशन होता है, 2 एक्ट से लोगों को बहुत डर लगता है, तो मैं पहले इन 2 को टारगेट कर रहा था आपके रिविजन के लिए। अभी मैंने फैक्ट्रीज एक्ट किया, मैं एक ब्रेक लूंगा या फिर से रिकॉर्ड करके ईएसआई डालूंगा और फिर बूस्टर रिवीजन के रूप में आएगा। तो यहां पर आप देखोगे पीछे के क्वेश्चंस में भी यही सब कवर्ड हैं। तो जो मैंने आपको पढ़ाया अभी, ये सारा मैंने पास्ट क्वेश्चंस को देखते हुए, हैमर करते हुए आपका ये वाला कंसोलिडेटेड रिवीजन रेडी किया। तो दिस इज अ स्मार्ट रिवीजन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट इन 15 मिनट्स। और अभी और आएंगे, वीडियो रुकेगा, वापस ऐड होगा, आप जाइएगा मत अभी। थैंक यू। चलिए हम आ चुके हैं। अच्छा एक चीज, ये सब टॉपिक से केस स्टडी नहीं आता है, कोई मुश्किल से एक आ जाए सिंपल, वो भी इतना डायरेक्ट होता है कि केस स्टडी बोलना भी उसको गलत हो जाएगा। दे आर वेरी डायरेक्ट। नाउ ईएसआई एक्ट 1948, ये इसकी फास्ट ट्रैक रिवीजन करवाते। अभी हम कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट पे नहीं जाएंगे, अभी रिवीजन में फाइन पॉइंट्स कल एग्जाम के लिए देखेंगे। ये भी एक सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है। ये सेम है, न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस की बुक पूरी सेम है, कलर भर दिया इन्होंने बस। तो एक चीज इसमें समझ लो, ये एप्लीकेबिलिटी पहले किसको होता है, एनी प्रीमाइसेस वेयर 10 और मोर पर्संस कभी भी पिछले साल काम किए हो तो वो यहां पर कवर हो जाएंगे। नॉन सीजनल फैक्ट्री वेयर 10 और मोर पर्संस आर वर्किंग ऑन एनी डे। नॉन सीजनल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सर सीजनल फैक्ट्री क्या होता है? जो मैक्सिमम 7 मंथ्स, एमसीक्यू में आया हुआ है, मैक्सिमम 7 मंथ्स इन अ ईयर काम करते हैं, उन्हें हम सीजनल फैक्ट्री बोलते हैं। ओके होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमाज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, यहां पे भी अगर 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं वो भी यहां पर कवर्ड हो जाते हैं। पहले ये चीज समझ में आया। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, यहां एम्प्लॉय कौन है जो अप टू 21,000 पर मंथ पाते हो। ये हर एक्ट में ऐसे वेज के सीलिंग्स मेजॉरिटी जगह आते हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। 15,000 नहीं, 21,000 पर मंथ अगर आपका है तो आप यहां एम्प्लॉय माने जाओगे। अंडरस्टूड? यहां बहुत टाइप के बेनिफिट्स मिलते हैं, सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट, डिपेंडेंट बेनिफिट्स, मेडिकल बेनिफिट्स, अदर बेनिफिट्स भी हैं लाइक फ्यूनरल एक्सपेंसेस एटसेट्रा। एक चीज हम लोग पढ़ेंगे आज, ये बेनिफिट्स आपको दिए गए हैं, यू कैन नॉट असाइन इट टू एनीवन एल्स। एक चीज आप पढ़ोगे रिवीजन में, आप 2 बेनिफिट्स को क्लब नहीं कर सकते, सिकनेस एंड मेडिकल बेनिफिट को आप क्लब नहीं कर सकते। ऐसे और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दिए हुए एमसीक्यू में आ सकते हैं, उनको आप क्लब नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? इसके अलावा 2-3 छोटी छोटी बातें आप ध्यान से सुनोगे। किस टाइप की बातें? जैसे कि यहां पर एक क्वेश्चन आता है, डिपेंडेंट का डेफिनेशन, कन्फाइनमेंट का डेफिनेशन। तो यहां पर हम लोग एमसीक्यू में नोट किए थे कि आपका बेटा 25 साल तक आपका डिपेंडेंट माना जाता है, पर डॉटर के लिए कोई एज नहीं है। जब तक वो अनमैरिड डॉटर आपकी है, चाहे वो 27 की भी हो गई, वो डिपेंडेंट के डेफिनेशन में आ जाएगी। तो एमसीक्यू एंड फिल इन द ब्लैंक में लोग कल ये गलती कर सकते हैं। अनदर एस्पेक्ट, एम्प्लॉयमेंट इंजरी का डेफिनेशन, एम्प्लॉय का डेफिनेशन जो सीजनल फैक्ट्री में है, चाहे वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के अंडर एम्प्लॉयड हो या इमीडिएट एम्प्लॉयर, मतलब जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के अंडर में काम करता हो, वो भी यहां एम्प्लॉय माने जाते हैं। एक क्वेश्चन यहां बहुत पॉपुलर है, अप्रेंटिस एम्प्लॉय है या नहीं? 2 आंसर है। अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट एम्प्लॉय,
नहीं है। पर अप्रेंटिस को अगर आपने रिटेन कर लिया है ट्रेनिंग पीरियड ओवर होने के बाद, तब वो एम्प्लॉय के रूप में मान लिया जा रहा है। सर कैजुअल वर्कर्स को एम्प्लॉय मानेंगे, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय मानेंगे? तो उसके लिए भी हमने इंस्टीट्यूट बुक से पढ़ा था, यस दे आर कंसिडर्ड एज एम्प्लॉय। वैसे फैमिली का डेफिनेशन भी एमसीक्यू में कई बार आ जाता है, रिलेटिव्स ऑफ द एम्प्लॉयज आर कंसिडर्ड एज फैमिली, जहां पर आप देखोगे इस टाइप की बातें लिखी हुई होती है, अनमैरिड डॉटर, ओके, चाइल्ड के लिए यहां पे एज 21 है, तो यू हैव टू बी केयरफुल कि फैमिली का डेफिनेशन पूछा है या डिपेंडेंट का डेफिनेशन है। तो ये फास्ट ट्रैक रिवीजन में फाइन पॉइंट्स भी आ रहे हैं, और आपका अननेसेसरली 8-8 घंटे का मैराथन मुझे पसंद नहीं है एग्जाम के एक दिन पहले देने का। खुद कब पढ़ोगे? हाँ, बड़ी मैराथन पहले जो आई हुई उसको यूज करिए, पर एग्जाम के एक दिन पहले लेबर लॉज में इतने बड़े बड़े मैराथन देखने की कोई दरकार नहीं है। ओके, नेक्स्ट फैक्ट्री भी आ गया, इंश्योर्ड पर्सन भी आ गया, ये सब सारे डेफिनेशंस हम लोग देख चुके थे। नाउ वेजेस के डेफिनेशन में क्या इंक्लूडेड है इस चैप्टर में, क्या इंक्लूडेड नहीं है? जैसे ग्रेच्युटी एक्सक्लूडेड है, इंसेंटिव बोनस इंक्लूडेड है, हाउस रेंट अलाउंस इंक्लूडेड है, ट्रैवलिंग अलाउंस इंक्लूडेड नहीं है। तो ये सब मैंने देखा है एमसीक्यूज में कवर्ड है पीछे, बुक के पीछे भी, दैट्स व्हाई आई रिपीटेड दीज वर्ड्स अगेन टुडे। इस एक्ट का मेन करता धरता ईएसआई कॉर्पोरेशन है। ओके, इस एक्ट के अंदर एक अलग अलग बॉडीज बनते हैं, लाइक स्टैंडिंग कमिटी, जो एग्जीक्यूटिव कमिटी है जिसमें इतने इतने मेंबर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, एम्प्लॉय के भी हैं, इनका टर्म ऑफ ऑफिस 2 इयर्स है, और दे आर बेसिकली एडमिनिस्ट्रिंग द ईएसआई कॉर्पोरेशन का कामकाज को देख रहे हैं, स्टैंडिंग कमिटी। वैसे इस एक्ट के अंदर मेडिकल बेनिफिट काउंसिल होते हैं, इसके मेंबर्स का टर्म 4 इयर्स है। इनका मेन ड्यूटी होता है रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल बेनिफिट्स एंड सर्टिफिकेशन ऑफ पर्संस की मेडिकल बेनिफिट्स के लायक है या नहीं है। इस एक्ट के अंदर ईएसआई फंड बनता है, विच इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन। इसमें जितने कंट्रीब्यूशन हर महीने एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के होते हैं वो आ जाते हैं, जो बैंकों में एसबीआई में जमा होते हैं यूजुअली ईएसआई के कंट्रीब्यूशन, वो सारे ईएसआई फंड में भेज दिए जाते हैं। फिर जो ग्रांट्स, डोनेशंस एंड गिफ्ट्स गवर्नमेंट से, लोकल अथॉरिटी से मिलता है, वो भी इस फंड में डाल दिया जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ईएसआई फंड एक बनाया जाता है जो एडमिनिस्टर ईएसआई कॉर्पोरेशन करेगा, एंड ऑल कॉन्ट्रीब्यूशंस, ऑल ग्रांट्स, गिफ्ट्स, डोनेशन सब यहां डाल दिए जाते हैं। इस फंड का पर्पस क्या है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, जो हमने क्लास में पढ़ा था कि यहां से पेमेंट होता है मेडिकल बेनिफिट्स के लिए, पेमेंट होता है स्टाफ सैलरी ऑफ द कॉर्पोरेशन स्टैंडिंग कमिटी, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, यहां हॉस्पिटल्स जो ईएसआई के बनते हैं उनका मेंटेनेंस होता है, वो भी इस फंड से खर्चा मीट किया जाता है। तो कुछ कुछ अच्छे अच्छे मैंने बता दिए। ईएसआई कोड्स बनते हैं टू सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर एंड कॉन्ट्रैक्टर, तो ये सब का खर्चा भी ये वाले फंड से मीट किया जाता है। फिर कोई केस वेस कॉर्पोरेशन पे हो जाता है या कॉर्पोरेशन करना चाहता है, तो वो सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के केस भी यहां से मीट किए जाते हैं। तो 5 अच्छे पॉइंट्स मैंने बता दिए कि ईएसआई फंड जो कि कॉर्पोरेशन के द्वारा सेट एडमिनिस्टर किया जाता है, जिसमें आप पहले क्या डालते हैं और क्या पर्पसेस के लिए यूज होता है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन, दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर। हर महीने एम्प्लॉयर खुद अपने पॉकेट से देगा 3.25% ऑफ द ग्रॉस सैलरी वेज, एंड एम्प्लॉय के सैलरी से ही विल डिडक्ट 0.75% एंड कंट्रीब्यूट करेगा हर महीने। और यहां पर कैसे कैसे कंट्रीब्यूट करना लिखा हुआ है एसबीआई में, आप ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू भी कर सकते हैं, ये सब लिखा हुआ है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉयज के लिए भी कंट्रीब्यूट करेगा, एंड जो इमीडिएट एम्प्लॉयर, जिसको कॉन्ट्रैक्टर एग्जांपल समझ सकते हैं, उनके एम्प्लॉयज के लिए भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है कि कंट्रीब्यूट करने की। बाद में वो कॉन्ट्रैक्टर से रिकवर कर लेगा, उनको जो पेमेंट करना होता है उसे डिडक्ट करके और एज अ डेट। और पर आपका कंपनी बहुत ढीठ है, पैसा दे ही नहीं रहा है गवर्नमेंट को, तो ये वेरी फेमस क्वेश्चन है कि कंट्रीब्यूशन को रिकवर कैसे किया जाएगा। तो यहां पे पॉइंट्स देखो, अटैचमेंट ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द फैक्ट्री, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्रिंसिपल और इमीडिएट एम्प्लॉयर, अरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर, एंड एक रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा उस मैनेजमेंट करने के लिए। हमेशा पहले अटैचमेंट फैक्ट्री की प्रॉपर्टी की होती है, फिर भी अगर इनसफिशिएंट रिकवरी होता है तो आपके पर्सनल एम्प्लॉयर के भी प्रॉपर्टी का भी हो सकता है। एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, ये वर्ड पेपर में आना चाहिए, यानी बिक्री विक्री करके रिकवरी की जा रही है। मैं फास्ट हूं क्योंकि मुझे आपको मैक्सिमम बेनिफिट देना है मिनिमम टाइम में। ओके, ऐसे रिवीजन में वापस बोल रहा हूं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, एलएलपी, ये सब सारे चैप्टर्स के डाले हुए, उसको भी जरूर से कर लीजिएगा। उसी तरह आप यहां देखोगे बेनिफिट्स आर नॉट असाइनेबल, मैंने बोला था कौन कौन से बेनिफिट्स को आप क्लब नहीं कर सकते हो, वो भी लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशंस पढ़ लीजिएगा। और बहुत सिंपल बातें थी यहां पर जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। ईएसआई कोड क्या करता है, सिविल कोड का कोई जुरिस्डिक्शन यहां होता नहीं है।
and some small MCQs and those things also done. Now इस चैप्टर में एक वर्ड है कि अगर आपको ESI कंपनसेशन एक्ट भी एक होता है कि अगर वर्कर को काम करते करते एक्सीडेंट हो जाए, वहां अगर बेनिफिट पा लियो तो ESI एक्ट के अंदर आप फिर से बेनिफिट नहीं पा सकते. वापस बोलिए सर. एक होता है ESI एक्ट जो आज आप पढ़े हो, और एक होता है एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट जो आपके सिलेबस में नहीं है. तो आप दोनों एक्ट का बेनिफिट्स नहीं पा सकते. यू हैव टू चूज एनी वन. और छोटे छोटे डेफिनेशंस यहां पर थे. परमानेंट partial disablement, permanent total disablement, even those things will be done. So this covers your topic called as ESI Act. ये भी अभी हम लोग रिवाइज कर लिए. वीडियो रुकेगी पर मैं फिर से आऊंगा, 10 सेकेंड रुक जाइए. चलिए अब हम देखते हैं ग्रेच्युटी एक्ट. विच एवर बुक यू आर फॉलोइंग, अगर आपके पास ये नया एडिशन वाला किताब हो या आपके पास पुराना एडिशन, कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके एवरीवन. तो चलिए मैं झट जल्दी सारे टेक्निकल पॉइंट्स ग्रेच्युटी एक्ट का भी बोल दूंगा अभी आपको. सबसे पहले एक बार इस एडिशन में आ जाते हैं, मतलब सेम अंदर से पूरा सेम है. ग्रेच्युटी एक्ट के लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि बेसिकली एक लमसम बेनिफिट आपको मिलता है ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉय को एक अमाउंट दिया जाता है ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एक लमसम बेनिफिट दिया जाता है आफ्टर ही हैज रेंडर्ड continuous service for at least 5 years. तो look here everyone, एग्जाम के पहले पूरा बड़े बड़े चैप्टर्स पढ़ने के एक इनोवेटिव तरीका इस वीडियो को यूज करिए. सेक्शन 4 वेरी वेरी फेमस. ग्रेच्युटी इज पेबल टू एन एम्प्लॉई. आवाज आ रही है ना? हाँ. ऑन द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आफ्टर ही हैज रेंडर्ड कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ एटलीस्ट 5 years, चाहे सुपर एनुएशन एज अचीव हो गया हो या रिटायरमेंट हुआ हो या खुद वॉलंटरीली भी रिजाइन किया हो, बट 5 साल का कंटिन्यूअस सर्विस हो जाना चाहिए. बट एक एक्सेप्शन है कि अगर वो मर जाए या डिसेबल हो जाए 5 साल के पहले तो भी उसको मिल जाता है. तब ये उसके नॉमिनी को मिल जाता है. ऑफ कोर्स उसको डेथ के केस में कैसे मिलेगा. ओके. तो ग्रेच्युटी का एलिजिबिलिटी कब होता है, पहले लैंग्वेज क्लियर हुआ. अब हम लोग देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कंटिन्यूअस सर्विस. सिंपल. फर्स्ट टेस्ट, अगर आप अनइंटरप्टेड सर्विस में हैं, अगर आप अनइंटरप्टेड सर्विस में हैं, सेम मालिक के अंदर कंटिन्यू कर रहे हो आप जॉब, अनइंटरप्टेड सर्विस में हो. नहीं सर बीच में एब्सेंट था सर, बिना बोले छुट्टी मार लिया सर, नौकरी खत्म नहीं हुआ ना. तो अगर नौकरी खत्म नहीं हुआ उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एग्जाम में कल जो लिखोगे आप, अनइंटरप्टेड सर्विस. और हो सकता है इंटरप्शन आया हो, पर ये छोटे मोटे इंटरप्शन, एक्सीडेंट हो गया नहीं आ पाए जॉब में, छुट्टी ले लिया नहीं आ पाए, बिना बोले एब्सेंट कर दिए तो भी चलेगा, नौकरी कंटिन्यू है ना. अनइंटरप्टेड सर्विस में आप हो तो कंटिन्यूअस सर्विस में माने जाते हो. इसमें आपका ले ऑफ स्ट्राइक के कारण आप नहीं गए वो सब भी कवर्ड है, उसके आपका इंटरप्शन नहीं माना जा रहा है. देयर इज अनदर वर्ड, कुछ कुछ केस में डीम्ड क्लॉज आ जाता है, माना जाता है कि आपका हो सकता है इंटरप्शन आया हो. मैं रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है कि इंटरप्शन आया हो फिर भी डीम्ड टू बी इन कंटिन्यूअस सर्विस मान लेंगे 1 साल के लिए अगर आपने 240 दिन काम किया हो. ओके. कभी कभी 190 डेज काम करने से भी मान लेंगे क्योंकि आप वहां पर 5 दिन ही काम करते हो, लेस देन 6 days इन अ वीक काम करते हो, या माइंस के नीचे काम करते हो, माइंस में काम करते हो, तो 190 डेज देख लेंगे. यानी पहले तो बोलते हैं आप अनइंटरप्टेड सर्विस में हो अंडर द सेम एम्प्लॉयर. इंटरप्टेड हुआ हो पर अगर ये एक्सीडेंट, ये लीव, ले ऑफ चलता है, आपका नौकरी टर्मिनेट नहीं हुआ है तो आप अनइंटरप्टेड माने जाओगे. 1 year का ब्लॉक अगर देख रहे हैं तो आपका कब डीम्ड कंटिन्यूअस सर्विस माना जाता है, आपका सबका कॉन्सेप्चुअल पड़ा हुआ है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू इग्नाइट, सारी पुरानी बातों को याद दिलवा रहा हूं. उसी तरह यहां पर आप देखोगे 95 एंड 120 डेज का कॉन्सेप्ट. अगर मैं 6 महीने वाले पीरियड को देखता हूं और एग्जाम में जानबूझ के देगा 238 डेज, आप तो लिख दोगे आप कंटिन्यूअस में नहीं हो. बट कुछ केस ऐसे होते हैं जहां डीम्ड टू बी वर्किंग डेज माने जाते हैं कि आप काम करने आए थे, मालिक काम नहीं दे पाया, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ले ऑफ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कोल, ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, टेम्पररी डिसेबलमेंट कॉज्ड बाय एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मैटरनिटी लीव अप टू 26 वीक्स. तो ये कुछ कुछ केसेस हैं जहां पर डीम्ड वर्किंग डेज में ये डेज ऐड हो जाते हैं अगर कोई वैसा कैलकुलेशन वाला सम आए तो. ग्रेच्युटी एक्ट में दिस जोन वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डू इट स्मार्टली. सीजनल स्टैब्लिशमेंट के लिए कब माना जाता है कि आप कंटिन्यूअस सर्विस में हैं, ऊपर वाला पैरामीटर्स मत देखना, यहां पर आपको तब देखना पड़ता है कि आप 75%, ये एग्जाम में आ जाता है. और जानबूझ के ना तुम एग्जाम में क्या खोजने लगते हो, हमेशा तुम एग्जाम में हमेशा 240, 190, 120, 95 खोजने लगते हो. सीजनल तो उतना दिन खुला ही नहीं है 240 डेज, वो खुला ही सपोज 200 दिन है. तो ऐसे सिचुएशन में
सीजनल वाले में 75% ऑफ द नंबर ऑफ डेज द यूनिट वाज इन ऑपरेशन दैट विल बी कंसिडर्ड एज कंटिन्यूअस सर्विस. Seasonal establishment में 75% of the number of days the unit was in operation, that is considered to be continuous service. Okay, very good. तो ये सारी चीजें हम लोग को दिखने लग गई थी. सर ग्रेचुटी का रेट क्या होता है? तो ग्रेचुटी का रेट जो आप देखोगे ना, हाउ इट इज कैलकुलेटेड, लिखा है लास्ट ऑन वेजेस जो आपका होगा इनटू 15/26 इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months. सुना होगा आपने. सपोज मैं बोलूं 11 months एंड 11 years एंड 8 months मैंने काम किया तो वो 12 माना जाएगा. लास्ट ऑन वेजेस इनटू 15/26 इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस. डिड यू गेट दिस वर्ड? तो इंग्लिश में लिखा क्या जाता है? एम्प्लॉयर इज पेइंग ग्रेचुटी टू एम्प्लॉई एट द रेट ऑफ, लैंग्वेज देखो, 15 days वेजेस बेस्ड ऑन द लास्ट ऑन वेजेस. समझ में आ रहा है आपको ये लैंग्वेज? उसी तरह सीजनल स्टैब्लिशमेंट में आंसर क्या हो जाता है? सीजनल स्टैब्लिशमेंट का आंसर क्या हो जाता है? सीजनल स्टैब्लिशमेंट में लैंग्वेज लिखा हुआ है 7 days wages for each season. For each season 7 days wages will be paid. मैं इस पे एक सम करवाऊंगा आपको. वहां 15 की जगह 7 आ जाएगा पिक्चर में. 7 days wages for each season. एंड मैक्सिमम ग्रेचुटी जो इस एक्ट के अंदर दिया जा सकता है दैट इज 20 lakhs nowadays. 20 lakhs, 10 नहीं. एक और एक फेमस क्वेश्चन इस चैप्टर का, आपका ग्रेचुटी फोरफीट किया जा सकता है एम्प्लॉय को अगर सर्विसेज टर्मिनेट हुआ है कोई एक्ट के लिए विच इज कॉजिंग लॉस टू द प्रॉपर्टी, तो आपका ग्रेचुटी टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस फोरफीट हो जाएगा. अगर प्रॉपर्टी को कोई लॉस पहुंचाया गया है एम्प्लॉयर का, सर जानबूझ के नहीं किया है, नेग्लिजेंटली हुआ है, तो भी ग्रेचुटी कैन बी फोरफीटेड. इंग्लिश क्या है? सर्विसेज आर टर्मिनेटेड. याद रखना, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस बिकॉज ऑफ दैट एक्ट कॉजिंग लॉस टू प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसी तरह आपने कोई वायलेंट बिहेवियर किया है, डिसऑर्डरली कंडक्ट किया है, तो ग्रेचुटी फोरफीट हो सकता है टू द एक्सटेंट ऑफ द लॉस. ओके. अगर टेनेंट घर खाली नहीं कर रहा है तो उसके लिए सिविल सूट फाइल होगा, आप उसका ग्रेचुटी का अमाउंट फोरफीट नहीं कर सकते. तो ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन था, ट्रैवनकोर का एक केस लॉ था. तो ये इस पर आज भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. नाउ सीजनल का लैंग्वेज देखो, मैंने क्या बताया था? वेजेस इन लास्ट सीजन 7 by number of days and number of seasons involved. Okay. Amount of gratuity payable is 20 lakhs. नॉमिनेशन फैमिली मेंबर के फेवर में होना चाहिए और एवरी एम्प्लॉय जिसका 1 साल कंप्लीट हो गया हो उसको अपना नॉमिनेशन कर देना चाहिए. एवरी एम्प्लॉय हुज 1 year इज कंप्लीटेड उसके तरफ से नॉमिनेशन आ जाना चाहिए. एंड यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, आप देखोगे, एवरी एम्प्लॉय हु हैज कंप्लीटेड 1 year ऑफ सर्विस, उनकी नॉमिनेशन आ जानी चाहिए. हाउ दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड वो भी यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है. नॉमिनेशन फैमिली मेंबर के अलावा कोई और के फेवर में होगा तो वो वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा, इनवैलिड नॉमिनेशन डिक्लेयर हो जाएगा. और नॉमिनी अगर पहले मर जाए तो हम एक फ्रेश नॉमिनी नियुक्त करेंगे. एज सिंपल इज दिस. पक्का? तो ये सारे सिंपल क्वेश्चंस हैं. ये नॉमिनेशन का एप्लीकेशन डिटेल्स डुप्लीकेट में जाता है, फॉर्म एफ में जाता है. और एक इंटरेस्टिंग चीज है, एन एम्प्लॉय हु हैज नो फैमिली एट द टाइम ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन शैल विद इन 90 days ऑफ एक्वायरिंग अ फैमिली, एमसीक्यू में आया हुआ पीछे में, उसको एक फॉर्म जी जमा देना पड़ता है 90 दिन के अंदर. और ये अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी एम्प्लॉयर, जस्ट अ सेकंड, इस लैंग्वेज को थोड़ा जूम करना होगा. यस, एम्प्लॉयर विल पे द ग्रेचुटी. इस पे एमसीक्यू आता है कितने टाइम के अंदर? विद इन 30 days फ्रॉम द डेट द ग्रेचुटी बिकम्स पेबल. इसको आप पे करोगे 30 दिन के अंदर, वरना फिर सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. यानी कि यहां कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कहीं और आएगी, अभी देखेंगे आगे हम लोग. ओके. उसके बाद डिस्प्यूट, यहां पर ईएसआई कोर्ट लिख के मत आ जाना. ग्रेचुटी में डिस्प्यूट इज सेटल्ड बाय कंट्रोलिंग अथॉरिटी. कंट्रोलिंग अथॉरिटी बोल के एक बॉडी अपॉइंट किया जाता है, वो यहां पर आपका ग्रेचुटी वो करेगा. ओके. तो लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है देखो, ग्रेचुटी डिटर्मिनेशन के बारे में. इफ नॉट पेड देन एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे इंटरेस्ट एंड एम्प्लॉयर हैज ऑब्टेन्ड परमिशन राइटिंग फ्रॉम द कंट्रोलिंग अथॉरिटी. कि अगर देखिए मेरी गलती नहीं है तब सिंपल इंटरेस्ट कई बार माफ भी कर दिया जाता है, यहां पे ये लिखा हुआ है. अपार्ट फ्रॉम दिस सिंपल एमसीक्यू और है, नोटिस फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी को लेकर. मेन एस्पेक्ट्स ग्रेचुटी एक्ट से ये आपके मिस नहीं होने चाहिए. यस, दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन. अगर आपको अपील करना हो
कंट्रोलिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग द ऑर्डर आप अपील करोगे गवर्नमेंट को। विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग द ऑर्डर यू विल अपील टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एमसीक्यू में आया हुआ है, अगर आप कंट्रोलिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से सेटिस्फाइड ना हो। कंट्रोलिंग अथॉरिटी रिकवरी में कैसे हेल्प करवाएगा, इस पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, रिकवरी ऑफ ग्रेच्युटी। एक चीज देख रहे हो आप, हर चैप्टर में रिकवरी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, चाहे बोनस में आते थे या इधर आते हैं। और ग्रेच्युटी का जो पैसा, एम्प्लॉय का पैसा है, ये कभी भी गवर्नमेंट कोई दूसरे ड्यूज के रिकवरी के लिए अटैच, ग्रेच्युटी का पैसा अटैच नहीं कर सकता है। दिस कैन नॉट बी अटैच्ड। तो लुक हियर एवरीवन, यहां पे एक वर्ड आ रहा है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी सर्टिफिकेट देता है टू कलेक्टर टू रिकवर द ग्रेच्युटी। और जब कलेक्ट, ये लोग पिक्चर में आ जाते हैं ना, सर कलेक्टर के पास रिकवर करने का पावर है विद कंपाउंड इंटरेस्ट। मालिक एम्प्लॉय को दे रहा था, 30 दिन के अंदर नहीं दे पाया, वो सिंपल इंटरेस्ट से पे कर देगा। बट जब केस चला गया, ये रिकवरी के स्टेप्स शुरू हो गए, नाउ कलेक्टर को सर्टिफिकेट दिया गया कि आपके सब कुछ बेचे जाएं, रिकवर किए जाएं, देन दिस इज डन विथ कंपाउंड इंटरेस्ट एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो ये सुन लेने से कल पेपर में आप लिखने लायक के पोजीशन में आ जाओगे। So protection of gratuity, this will not be attached. We have done earlier also. और ये कुछ टिपिकल MCQs थे, ये वाले मैच कर लो खासकर। पॉइंट 8 बुक में है नहीं, बट दे हैव गिवन। 9 हम लोग अभी अभी फिर से कर लिए, 8 and 9 फिर से चेक कर लीजिए। आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। 8 and 9 फिर से चेक कर लीजिए। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, कमर्शियल लॉस के मैराथन में कोशिश करूंगा फिर से अटैच करवाने का इसी लिंक में। एंड LLP लोग छोड़ के जाते हैं, उसको भी मत छोड़ना, स्पेशली टॉपिक्स लाइक स्मॉल LLP, फ्रॉड के केस में LLP में लाइबिलिटी क्या होगा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP, 3-4 क्वेश्चंस बताऊंगा, वो कम से कम जरूर करके जाना। अंडरस्टूड? श्योर एवरीवन? चेक कर लीजिए अच्छे से, ये वाले क्वेश्चंस भी आपके हुए हुए हैं ना, चेक करो। कुछ टिपिकल वंस हैं जो बुक के अंदर डायरेक्टली नहीं थे, बट यू मस्ट हैव डन दिस और यू शुड डू दिस। सीजनल स्टैब्लिशमेंट का क्वेश्चन अगर पूछूं, एक सीजनल एम्प्लॉय रिटायर्स आफ्टर वर्किंग, वो 11 साल काम किया है और 7 सीजन वर्किंग, लैंग्वेज का है, यस, 11 साल काम किया है एक एम्प्लॉय और उसका लास्ट ड्रॉन सीजन में सैलरी था 11,000 बेसिक एंड डियरनेस अलाउंस मिलाकर। तो 11,000 by 7 by 26 into 11 years। जो नॉर्मली क्या होता था 15 by 26 into continuous सर्विस होता था, दिस इज नाउ 7 by 26 इन सीजनल एस्टैब्लिशमेंट, दिस बिकम्स 7 by 26। ओके, व्हाट एल्स? ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग रिवाइज कर चुके हैं और अब पेपर आपका फैक्ट्रीज, ग्रेच्युटी, ये सब कैलकाटा में ऑलरेडी हो चुका है। सिमिलरली सम अदर एक्ट्स, अभी मैं सारे यहाँ पे भी क्लब नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई एम रिपीटेडली सेइंग ट्राई टू कवर मोर एंड मोर एक्ट्स इन अ स्मार्ट मैनर। 4 एक्ट्स छोड़ना बहुत डेंजरस हो जाता है कि ये मैं छोड़ के जाऊंगा। इन दैट वे यू शुड नॉट गो एंड प्रिपेयर। कम से कम जो छोड़ने वाले हो वहां पे भी जो बेस्ट वाले एक्ट्स हैं उनको कम से कम कवर कर लीजिए। ओके, मैं आगे बढ़ता हूं, ये वीडियो एक बार रुक जाएगी। चलिए, मैट बिल्कुल सेम है। आई एम यूजिंग दिस बिकॉज मेरी मार्किंग इस ब्लैक एंड व्हाइट में भी की हुई है, कलर्ड वाले में भी सेम प्रोविडेंट फंड, बस ये रंगीन हेडर बॉर्डर दे दिया है। तो आइए मैं इस बुक से कर दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोविडेंट फंड के अंदर 3 स्कीम्स है। प्रोविडेंट फंड स्कीम में जल्दी जल्दी बोलूंगा, एग्जाम है कल, अब कैश टाइम नहीं है। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, पेंशन स्कीम, मेरी बात ध्यान से सुनो, पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, मतलब पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय अलग से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। देखते हैं क्या हो रहा है यहां पर। एंड डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, तो एक एक करके उठाऊंगा भी। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी, ये
हर स्टैब्लिशमेंट को अप्लाई करता है जो फैक्ट्री हो, शेड्यूल 1 टू प्रोविडेंट फंड एक्ट में मेंशन्ड हो, एंड जहां 20 और मोर पर्संस काम करते हो। ग्रेचुइटी में 10 देखा था, ईएसआई में 10 देखा था, पर प्रोविडेंट फंड में 20 है। ओके, वैसे बोनस जब पढ़ते थे या कोड ऑन वेजेस एक्ट के अंदर, वहां पे भी 20 नजर आता था। तो दीज आर द थिंग्स विच वी आर अंडरस्टैंडिंग, एंड वंस एप्लीकेबल इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल। अगले साल शायद नंबर 20 के नीचे हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और कई बार 20 के नीचे वालों को भी एक्ट अप्लाई कर जाता है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। सर ये एक्ट अप्लाई किसको नहीं करेगा, एक लंबा लिस्ट दिया हुआ था कि अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में है या कोई एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट के कोई सेंट्रल एक्ट के अंदर बना है, रॉन्ग आंसर। कोऑपरेटिव सोसाइटीज देखते ही हड़बड़ाओ मत, लेस देन 50 भी काम करते हैं एंड विदाउट द एड ऑफ पावर। एस्टैब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट वाले देखते ही हड़बड़ाओ मत, जहां सिमिलर बेनिफिट्स दिए गए हो तब आप कवर्ड नहीं है। सिमिलर बेनिफिट्स, लोग हड़बड़ा के सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ देते हैं, रॉन्ग। ये सारे एंड वाले कंडीशंस आपको कल एग्जाम के लिए ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो ये रिवीजन के दौरान जो गलती आप कर सकते थे, आई एम फोकसिंग ऑन दैट, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स नाउ। ये 8-8 घंटे के रिवीजन एग्जाम के एक दिन पहले, आई एम अगेंस्ट दैट कॉन्सेप्ट। ओके, बेसिक वेजेस क्या होता है ये सब यहां पर दिया हुआ है। एम्प्लॉय में यहां पर अप्रेंटिस कवर्ड है या नहीं है, तो आंसर है यस, इट इंक्लूड्स अप्रेंटिस। कॉन्ट्रैक्टर वाले एम्प्लॉयज भी कवर्ड हैं, बट वो अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद प्रोविडेंट फंड में जो मेन करता धरता है, जैसे कंट्रोलिंग अथॉरिटी कहां पर था सर, इन ग्रेचुइटी एक्ट। ईएसआई कॉर्पोरेशन कहां था सर, ईएसआई एक्ट। यहां पे मेन करता धरता इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, और यहां पे एग्जीक्यूटिव कमिटी भी होता है। ओके, तो रेट्स कभी 10% चलते हैं, कभी 12% चलते रहते हैं, इट चेंजेस। और यहां पे आप देखोगे प्रोविडेंट फंड्स का स्कीम टी फैक्ट्रीज इन असम को एप्लीकेबल नहीं है। ओके, तो एम्प्लॉइज ड्रॉइंग सैलरी अप टू 15,000 आर कवर्ड। ईएसआई में 21,000 था, एक दूसरा एक्ट भी पढ़े थे, वहां पे भी 21,000 था, पर यहां पे 15,000 है। तो ये वेज सीलिंग्स पर कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं। अप्रेंटिस कवर्ड है या नहीं है, इसमें कंफ्यूजन्स क्रिएट होता है। वेजेस के डेफिनेशन में हर एक्ट में क्या आएगा नहीं आएगा, इस पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये फास्ट ट्रैक रिविजन आपको जो इंडस्ट्रियल लॉ में पेन होता है, उस पेन को गेन में बदलने के लिए आपके लिए नया ताजा रिकॉर्ड किया गया है अभी। ओके, विड्रॉवल फॉर द फंड, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि प्रोविडेंट फंड से क्या क्या पर्पसेस के लिए हम विड्रॉ कर सकते हैं फंड को। एडवांसेस फ्रॉम द फंड क्या क्या पर्पसेस के लिए दिया जाता है। पेंशन स्कीम में जैसे मैंने आपको बोला था, एम्प्लॉय नहीं डालते हैं, एम्प्लॉयर भी नहीं डालते हैं, तो सर भगवान डालेगा क्या पैसा। एम्प्लॉयर अलग से पेंशन स्कीम में नहीं डालता है, वो जो प्रोविडेंट फंड में डाला था ना, उसी से 8.33% यहां पर डाइवर्ट कर दिया जाता है। ओ शाबाश, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इक्वल डालते हैं लोग, एमसीक्यू में ना वो टिक करके आ जाते हैं 10 या 12 वाला केस। और याद रखना ईएसआई में भी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आता है, दैट इज 3.25 एंड 0.75, डोंट गेट कंफ्यूज। एंड पेंशन स्कीम में भी लोग हैं ना वो 10 टिक करके आते हैं, एम्प्लॉय का नील है, एम्प्लॉयर का ये वाला लाइन देखते ही आपको कल याद आ जाएगा। पेंशन स्कीम से क्या फायदा होता है, क्या क्या टाइप की पेंशन कवर्ड है, इट इज रिटन हियर। एंड लुक हियर, विड्रॉवल फ्रॉम द फंड क्या क्या पर्पस के लिए हो सकता है। परचेज ऑफ फ्लैट ऑफ द एम्प्लॉई, विड्रॉयल विद इन 1 year बिफोर रिटायरमेंट, पर एजुकेशन एंड मैरिज यहाँ कवर्ड नहीं है। एडवांसेस फ्रॉम द फंड इनलेस मैरिज एजुकेशन के लिए आप ले सकते हैं, दिस इज कवर्ड। तो ये गलती कल आप कर सकते थे, अब नहीं करेंगे। एमसीक्यू में ये गलती हो सकती थी, अब नहीं होगी। पेंशन स्कीम में वाली वही वाली बात मैंने फिर से लिख दी। कंट्रीब्यूशन कब तक देना पड़ता है पेंशन स्कीम में, इट इज नॉट पेबल व्हेन द एम्प्लॉय क्रॉसेस 58 years ऑफ एज, सिंस द स्कीम सीजेस ऑन कंप्लीशन ऑफ 58 years, यानी 58 years तक ही कंट्रीब्यूशन यहां पर आपको देना पड़ेगा। वैसे डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम में अलग से एम्प्लॉयर डालेगा कुछ परसेंटेज, एम्प्लॉय यहां पर भी नहीं डालता है, सेम आंसर। तो आपको देखना होगा पेंशन स्कीम का एमसीक्यू पूछा है या डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम का एमसीक्यू पूछा है। इसमें 8.33 मत लिख देना, वो तो डाइवर्टेड केसेस थे। पीएफ में जो एम्प्लॉयर का शेयर था उसमें से डाइवर्ट हुआ था, यहाँ पॉकेट से नया मैक्सिमम जा रहा है। ओके, तो बहुत बड़ा था पीएफ, इतना पढ़ने का दरकार नहीं है जो पर मैंने आपको अभी तक पढ़ाया। और ये पैसा भी अटैच नहीं होगा, जैसे ग्रेचुइटी का पैसा गवर्नमेंट ड्यूज की रिकवरी के लिए अटैच नहीं हो सकता है। यहाँ आप अपील करोगे तो अपीलेट ट्राइब्यूनल बनता है, वहाँ पे आप अपील अगर कर रहे थे कंट्रोलिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से तो कोर्ट के पास जा रहे थे आप। सो थिंग्स आर डिफरेंट। सो दैट इज हियर फॉर प्रोविडेंट फंड। बहुत कम था कंपैरेटिवली जो पढ़ने की बातें थी। और बुक के पीछे वाले एमसीक्यूज, ये मार्क्ड एमसीक्यू पीडीएफ ओल्ड एडिशन वाला भी ऐड कर दे रहा हूँ,
न्यू और ओल्ड पूरा सेम है, सिर्फ कलर्स इंस्टीट्यूट ने चेंज किया, तो यू कैन हैव अ ग्लैंस ओवर माई क्वेश्चंस, बट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली दिस विड्रॉवल फ्रॉम द फंड एंड एडवांसेस फ्रॉम द फंड, यहाँ से कुछ हलचल मचने वाला एग्जाम में, जरूर से पढ़िएगा। जैसे एडवांसेस को तो आपको रिपे करना पड़ता है, विड्रॉवल्स आप कर लिए, यू आर एलिजिबल, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रीपेड, रिमेंबर दिस एवरीवन। सर कोड ऑन वेजेस एक्ट से ज्यादा आएगा या अभी भी पुराना से आ रहा है? पता है ये जितने भी कोड आए थे ना, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, कोड ऑन वेजेस, 4 टाइप के कोड्स गवर्नमेंट ने बनाए थे। इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2022 गवर्नमेंट बोला, क्योंकि 2000 उस समय इलेक्शंस और आने वाले थे 2023 में, 23 में गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आया कि एक बार ये सारे कोड प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं हो रहे हैं, जबकि नोटिफाई हो गए। तो अभी भी आप एग्जाम में देखते हो कई बार पुराना वाला चीज पूछ लेता है। इनफैक्ट कोड ऑन वेजेस के जितने एक्ट्स आए हैं ना, वो अंदर से मटेरियल पूरा सेम है, यानी पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट आपने जो वहां पढ़ा था वही कोड ऑन वेजेस एक्ट के अंदर ऑलमोस्ट वर्बैटिम इंट्रोड्यूस हुआ है। थोड़े से स्ट्रीमलाइनिंग्स है, तो कोड ऑन वेजेस एक्ट के सीडी को देखकर आपको पता चलेगा। अदरवाइज ऑल दोज पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ बोनस जो कोड ऑन वेजेस एक्ट के अंदर क्लब हो गए हैं, इक्वल रेम्यूनरेशन, ये सारे के सारे ऑलमोस्ट पुराने वाले लाइंस पर ही हैं। तो कोई कारण से कोड ऑन वेजेस नहीं भी पढ़ा हुआ तो उस लाइंस के हिसाब से आप लिखिएगा, ऑलमोस्ट आपका आंसर राइट हो जाएगा। सो दैट कैन बी डन। तो इसके बाद मैं आपको बोलूंगा, अभी वापस वीडियो रुकेगी, मैं एडिट करा के ऐड कर रहा हूं। देन वी स्टार्ट विद कमर्शियल लॉज। कमर्शियल लॉज में मैंने कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स पहले भी बोला था, एंड नाउ आई विल एम्फसाइज कि एलएलपी और एनआई एक्ट में क्या आपका नहीं छूटना चाहिए, बिकॉज को सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप एंड वो सब चीज़ पहले ऑलरेडी आपको एक अलग रिकॉर्डिंग में बोली गई थी, मैं फिर इसमें भी ऐड करवाऊंगा अभी एंड में, आप फास्ट फॉरवर्ड करके सुन सकते हैं। ओके तो 1 मिनट वीडियो रुकेगी, मैं वापस से प्रकट हो जाऊंगा कुछ देर में। चलिए अब हम एक नेग्लेक्टेड चैप्टर करते हैं जो मोस्ट ऑफ यू लीव इट, बट मैं इसके लिए भी स्मार्ट आपको 10 मिनट में क्या क्या बूस्टर रिवीजन में आपको मैं बता देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एलएलपी। सबसे पहले एलएलपी एक हाइब्रिड एंटिटी है, कुछ फीचर्स पार्टनरशिप के हैं, कुछ फीचर्स कंपनी के हैं, इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट, परपेचुअल सक्सेशन, बहुत कुछ सुना होगा। सर तो मेन यहाँ पे फायदा क्या होता है एलएलपी बनाने का? द कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन इज लो, लीगल फॉर्मेलिटीज आर लेस। तो एलएलपी बनाने के लिए मिनिमम 2 पार्टनर्स आपको चाहिए होते हैं, और वो भी 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हु विल लुक आफ्टर ऑल लीगल कंप्लायंसेस, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एंड 1 आउट ऑफ दोस 2 मस्ट बी रेसिडेंट इन इंडिया। Okay, in case body corporate is a partner of LLP, their nominee who is an individual will become the designated partner. LLP के नाम के एंड में LLP लिखा हुआ रहेगा। LLP के ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन LLP एंड कंपनी, LLP एंड फर्म, टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ एन अकाउंट्स के डिटेल्स विद ROC, एंड इज ऑडिट ऑफ LLP कंपल्सरी, स्मॉल LLP ये सब मिस नहीं करना है, एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी कभी कभी LLP में होता है। तो एनुअल रिटर्न की जो फाइलिंग की बात हो रही थी विद इन 60 डेज, एजीएम डेट से नहीं, फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ऑडिट की जो बात हो रही थी, द टर्नओवर एक्सीड्स 40 lakhs और कंट्रीब्यूशन एक्सीड्स 25 lakhs, एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसीज फाइल्ड ऑन और बिफोर 30 अक्टूबर। ओके सर, अच्छा हुआ देख लिए, वरना कल तो मैं फ्रॉम डेट ऑफ एजीएम लिख के आ जाता, मैं MGT 7 लिख के आ जाता। तौबा तौबा, ये काम मत करना, क्योंकि यहां एनुअल रिटर्न का फॉर्म है ई फॉर्म 11, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी का ई फॉर्म 8, एंड एनुअल टर्नओवर अगर ये सब क्रॉस कर रहा है 40 lakhs या कंट्रीब्यूशन, दोनों में से कोई भी एक अगर क्रॉस कर रहा है तो सीए क्वालिफाइड उसका ऑडिट करेगा, ऑडिट क्वालिफाइड पर्सन जो सीए है वो ऑडिट करेगा। तो एनुअल रिटर्न 30 मई है, ये 30 अक्टूबर है, 11 और 8 दिखने लगा। एलएलपी एंड कंपनी के बीच में बहुत सारे डिफरेंस है, पर जो मेन डिफरेंस है जो आप देखोगे यहाँ पर, इफ आई से द मेन डिफरेंस, नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है यहाँ पर एलएलपी में मिनिमम 2 हैं, वहां पे भी मिनिमम 2 मेंबर्स तो होते हैं, यहाँ पार्टनर्स बोलते हैं, वहां मेंबर्स बोलते हैं, मैक्सिमम पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और यहाँ पर आप मैक्सिमम पे आप प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शंस हैं 200, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ लाइबिलिटी लिमिटेड है पार्टनर्स की टू द एक्सटेंट ऑफ अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन, जितना कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट है अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन उतना। बट विलफुल फ्रॉड अगर एक पार्टनर करता है तो फ्रॉडस्टर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी इन द केस ऑफ फ्रॉड, एंड फाइन भी लगेगा उस पर, एंड 5 years का जेल भी होगा। तो ये वाला अंश लोग भूल जाते हैं रिवाइज करना,
क्योंकि इनको लगता है कैसे कर पाऊंगा मैं। ऑडिट कंपनी की हमेशा कंपल्सरी होती है, एलएलपी में कभी कभी कंपल्सरी होता है। एजीएम एलएलपी में दरकार नहीं है, कंपनी में हमेशा दरकार है। यहाँ बिजनेस मैनेज कौन करता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एंड पार्टनर्स, एंड यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एलएलपी शेयर्स पब्लिक को इशू नहीं कर सकता है, पब्लिक कंपनी शेयर्स पब्लिक को इशू कर सकता है। तो दीज आर स्मॉल लाइंस ऑफ डिफरेंसेस विच यू मस्ट नो। पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी का जो मेन डिफरेंस है, हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होता है, ईच पार्टनर इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। बट इन एलएलपी म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी में एलएलपी में ईच पार्टनर इज एजेंट ऑफ एलएलपी एंड नॉट ऑफ अदर पार्टनर्स। Liability of each partner in LLP is limited to the extent of agreed contribution, except in the case of willful fraud, जहां 5 साल एंड फाइन का कॉन्सेप्ट देख रहे थे। यहां liability of each partner is unlimited। फिर वहां पे LLP वाइंडिंग अप होगा LLP एक्ट के अंदर, वहां अलग तरीके से नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, बट फर्म में मैक्सिमम पार्टनर्स 50 हो सकते हैं। तो ये छोटे छोटे चीजें जो हम लोग देख रहे हैं, एक परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है, एक में होता है। सुन लेने से कल ट्रिगर हो जाएगा और आपके एमसीक्यूज या क्वेश्चन जब आएंगे म्यूचुअल एजेंसी को लेकर एलएलपी का, आप गलती नहीं करेंगे। एलपी अगर आपको बनाना है, सबसे पहले आप 2 पार्टनर्स होने चाहिए, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ना इंडिविजुअल्स होंगे। सर हमारे सारे बॉडी कॉर्पोरेट मेंबर है, तो मैंने बताया ना, उन लोग अपने एक इंडिविजुअल नॉमिनी को अपॉइंट कर देंगे। रन एलएलपी सर्विस से 2 नाम प्रपोज किए जा सकते हैं। Within 60 days of approval of the name, file the Philip form with MCA portal. अगर आप फिलिप फॉर्म के थ्रू ही नाम रिजर्व करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली फिलिप फॉर्म भर दीजिए, और यहाँ पर डायरेक्टर पार्टनर्स के डिपिन नंबर भी मिल जाते हैं। सीआरसी फॉर्म्स को प्रोसेस करके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। सर अच्छा हुआ, सुनने से सारे याद आ गए। एन एलएलपी अग्रीमेंट मस्ट बी फाइल्ड विद आरओसी विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन फॉर्म नंबर 3। आजकल एलएलपी में रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए 120 डेज और मोर देखते हैं फाइनेंशियल ईयर में। एलएलपी अग्रीमेंट आपको फिर इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर जमा भी देना पड़ता है। तो ये फिलिप फॉर्म, रन एलएलपी सर्विस, ये सारी बातें याद आ गई आपको। ओके, उसके बाद इसी क्लास में हमने कई कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे जो मिस नहीं करना चाहिए। ऐसे तो बहुत कुछ है, चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी पे भी कुछ क्वेश्चंस आए थे कि अगर आप नाम चेंज करते हैं तो क्या होगा। सेक्शन 27 लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी नॉर्मली क्या होता है, वो क्या अपने पार्टनर्स के एक्ट्स के लिए लायबल है। 27 वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। एलएलपी में फ्रॉड के केस में जो फ्रॉडुलेंट पार्टनर है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, बाकी पार्टनर्स नहीं फंसेंगे। इम्प्रिजनमेंट 5 साल तक हो सकता है, एंड फाइन विच इज एटलीस्ट 50,000, मैक्सिमम 5 lakhs, एंड फ्रॉडुलेंट पार्टनर कंपनसेट करेगा उन हर शख्स को जिसको लॉस हुआ है उसके फ्रॉड के कारण। तो ऐसे तो बहुत कुछ है। एलएलपी के जो बुक्स और अकाउंट्स है वो कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस दोनों अलाउड कर दिया है। वाओ, कंपनी में तो सिर्फ अक्रूवल बेसिस था, यहाँ पे दोनों बेसिस अलाउड है, बट डबल एंट्री सिस्टम होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए, ऑन और बिफोर 30 अक्टूबर जमा देना पड़ता है। ओके, और ये प्रिपरेशन जो होगा दैट विल बी एज पर द रिक्वायरमेंट्स, एंड साइनिंग बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होगा। तो इस पे भी क्वेश्चन आने के हाई चांस है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ दिस थिंग, ये आपको सब कुछ रिवाइज कर लेना चाहिए था। और अगर टाइम से आप जमा नहीं देते हैं तो यहाँ पर पेनल्टी वर्ड यूज हुआ है। सिर्फ फाइन बोले थे, फाइन फ्रॉड वाले में यूज हुआ था। मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 5 lakhs, एंड जेल 5 साल तक का। एनुअल रिटर्न हम लोग देख चुके थे, लॉट ऑफ थिंग्स सीन। कन्वर्जन वाले एस्पेक्ट्स भी क्लास में हो चुका था, आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस अगेन। डायरेक्ट क्वेश्चन, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी। तो ये ग्राउंड्स पढ़ लीजिएगा, ये फेमस क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, सीएमए के लिए काफी कई बार आ चुका है। ये भी डायरेक्ट सीएमए मैट से करना है। इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ एलएलपी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, डोंट मिस दिस। एंड एक क्वेश्चन और पॉपुलर है, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस एलएलपी का चेंज होता है विद इन द सेम स्टेट या कई बार वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स चाहिए होता है इस चेंज के लिए। इसको कंपनी वाले इस लॉ से इनक्यूएट मत करिए। बट अगर वन स्टेट टू अनदर स्टेट जा रहे हो तो नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इज ऑल्सो टू बी टेकन एंड इन्फॉर्म आरओसी विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। तो एक बार सुन लेने से आपका ये क्वेश्चन ब्लॉक नहीं होगा। वन स्टेट टू अनदर स्टेट में आपको नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी है, यहाँ पे यूनानिमस कंसेंट वर्ड लिखा हुआ है। तो वी हैव ट्राइड टू ट्रिगर एलएलपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन अ वेरी तूफान मेल स्टाइल, बट इट विल रियली हेल्प यू कि एलएलपी छोड़कर नहीं जाना है। सर उसी तरह मुझे ये बताइए, कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स पार्टनरशिप आपने बता दिया था। एनआई एक्ट
एनआई एक्ट में वो 5 क्वेश्चंस बता दीजिए जो मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए. तो आई विल डिस्कस विद यू व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनआई एक्ट. गिव मी सम टाइम, बुक आप भी रेडी कर लीजिए. ओके, नाउ बिफोर आई फॉरगेट वन थिंग, जब हम लोग इतना कुछ रिवाइज कर रहे थे उन दिनों, तो एक सेट ऑफ टेस्ट मैंने लिया था एलएलपी पर. तो वहाँ पे एलएलपी के सारे अच्छे क्वेश्चंस एक जगह ऑर्गेनाइज्ड हैं. जैसे अमेंडमेंट के दौरान मैंने आपको एक स्मॉल एलएलपी का कॉन्सेप्ट भी बताया था. तो यू मस्ट डू द क्वेश्चंस ऑन स्मॉल एलएलपी या स्पेशल कोर्स अंडर एलएलपी. क्या काउंटिंग स्टैंडर्ड्स एलएलपी पे एप्लीकेबल हैं क्या? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा. स्मॉल एलएलपी का क्वेश्चन कहाँ है? यस, यहाँ पे नहीं था. वी हैव डन इन द अमेंडमेंट. इसको स्मॉल कंपनी के साथ इक्वेट मत करिएगा. स्मॉल एलएलपी एंड स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट अलग है. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, आप अब आ जाइए मेरे साथ एनआई एक्ट में. एनआई एक्ट में कौन से एस्पेक्ट्स आप देखोगे जो मिस नहीं करना चाहिए? सबसे पहले ये बेसिक डेफिनेशंस, और आज के दिन अब मुझे लगता नहीं कि आपको टाइम वेस्ट करना चाहिए ऑन बेसिक डेफिनेशंस. आइएगा, डिफरेंस पढ़ सकते हो 3-3 4-4 ये एमसीक्यू में, ताकि पेपर ब्लॉक नहीं हो. यहाँ डिफरेंस आपको पूछ लेते हैं. टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ऑफ चेक्स, ये मिस मत करना. जैसे रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंट पे क्रॉसिंग. नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग एंड रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग को लोग एक मान लेते हैं. मत करिएगा गलती, बिकॉज रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग मींस दिस चेक कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एनीवन एल्स. लोग नॉट नेगोशिएबल का भी ये मीनिंग मान लेते हैं. नॉट नेगोशिएबल मींस द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ द चेक कैन नॉट बी बेटर देन दैट ऑफ द ट्रांसफरर. तो ये एक छोटा सा मिस्टेक कल आप कर सकते थे. आई हैव पॉइंटेड आउट अगेन. उसके बाद एक्सेप्टेंस के लिए जरूरी नहीं है कि आप वर्ड एक्सेप्टेड लिखो. अगर आप नाम साइन कर देते हो इंस्ट्रूमेंट के फेस पर एंड उसको डिलीवर कर देते हो, तो दैट इज कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेंस. ओके, उसी तरह होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, और हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा था. एंड प्रिविलेजेस ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपने कॉपी में लिखा होगा, वीडियो पॉज करके अपने अपने कोचिंग सेंटर के मैट से देख लीजिए. एंड ये 4-5 क्वेश्चंस, दे आर एक्सट्रीमली टू द पावर इन्फिनिटी इंपॉर्टेंट इन सीएमए इंटर. ये वाले जो क्वेश्चंस थे, अब अपने अपने किताबों में देखिएगा. सारे कोचिंग सेंटर्स इंडिया के सेम क्वेश्चंस करवाते हैं. प्रिविलेजेस ऑफ एचआईडीसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट स्पेशली अलग से एग्जाम में आ जाता है कई बार. रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट समझाने, तो रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट जो है यहां पर आप देखोगे, एक रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट, क्वालिफाइड इंडोर्समेंट समझाने आ जाता है, जहां पे 4 टाइप के क्वालिफाइड इंडोर्समेंट है. सैंस रिकॉर्स, सैंस फ्रेज, फैक्यूल्टेटिव एंड कॉन्टिजेंसी बेस्ड. तो ये ट्रिगर पॉइंट्स आज एग्जाम के एक दिन पहले पूरा एनआई देखने लगोगे तो खुद का पढ़ोगे, पर ये आप मैच कर सकते हो कि कल हाँ मेरे से गलती हो सकता था. क्वालिफाइड इंडोर्समेंट ये 4 टाइप के हैं. देखने से आपको ना वापस नाम याद आ जाएगा और अंदर का ट्रिगर भी हो जाएगा कॉन्सेप्ट्स. उसके अलावा नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट का डिफरेंस एक बार देख लेना 2 मार्क्स के लिए. एंड वेरी फेमस क्वेश्चन, आई डोंट नो व्हाई बट दे आस्क अगेन एंड अगेन, मैच्योरिटी कैलकुलेशन ड्यू डेट्स का कैसे होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे. ये इनका एक फेमस क्वेश्चन है. इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल देख लेना, तो आपको कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा इनलैंड एंड फॉरेन का. क्योंकि एनआई एक्ट बहुत वास्ट है, यू हैव टू डू इट स्मार्टली. एजेंट की लाइबिलिटी क्या होती है? अगर वो इंडिकेट नहीं करता है दैट ही इज साइनिंग एज एन एजेंट, देन ही इज पर्सनली लायबल. अदरवाइज प्रिंसिपल इज लायबल इफ इट इज साइंड बाय द एजेंट. लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की लाइबिलिटी भी पर्सनल हो जाती है. ओके, बट अगर वो अपना लाइबिलिटी पहले से साइन करने के समय लिख देता है दैट हिज लाइबिलिटी इज ओनली लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ एसेट्स इनहेरिटेड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव, चलेगा. माइनर लायबल नहीं है, ऑल अदर्स आर लायबल एक्सेप्ट द माइनर. तो ये यहां से भी 1-1 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं. दैट्स व्हाई डिड. केसेस इन विच बैंक मस्ट रिफ्यूज टू ऑनर अ चेक, अलग केस है. इन विच बैंक मे रिफ्यूज, अलग है. चेक डिसऑनर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कई बार आप चेक इशू करके स्टॉप पेमेंट कर देते हैं, तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट टू डिसऑनर ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स. इसकी टाइमलाइंस देख लीजिएगा. चेक डिसऑनर के केस कहां फाइल होंगे, इस पर क्वेश्चन आ जाता है. एंड कंपनी के केस में कौन लायबल है, और चेक डिसऑनर के केस फाइल कहां होंगे, तो लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर द पेज बैंक अकाउंट. बट चेक्स अगर क्रॉस द काउंटर कलेक्ट कर रहे हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर द ड्रॉई बैंक्स लोकेशन. तो ये जल्दी से मैंने क्यों बोल दिया, ताकि आपको याद आ जाए. आज पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है, बट ये गलती कर आप कर सकते थे, अब आप नहीं करोगे. अपार्ट फ्रॉम दिस, वी ऑल्सो डिस्कस्ड वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, power to direct interim compensation under NI Act.
कैसे कैसे क्या होता है, उसके डेज, उसके कैलकुलेशन ज़रूर देख लीजिएगा। तो एनआई एक्ट इज़ वेरी वास्ट, सारा करना पॉसिबल नहीं है, जो जो मैंने बोला है वो मिस नहीं होना चाहिए। मटीरियल ऑल्ट्रेशन कभी कभी अलाउड होते हैं, तो 3 परमिटेड मटीरियल ऑल्ट्रेशंस ज़रूर देख लीजिएगा। सर तो इतना करने से चलेगा क्या? आई डोंट नो, बट आई हैव डन एवरीथिंग इन द क्लास। और कुछ क्वेश्चंस और केस स्टडीज मैंने पढ़ाते वक्त इंपॉर्टेंट लिखवाए होंगे, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। स्पेशली ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 इन माई बुक। देन HIDC के क्वेश्चंस घुमा फिरा के आते हैं, यू हैव टू बी केयरफुल फॉर HIDC क्वेश्चन। होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स का ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मैं फुल पेज करता हूं ताकि जो बच्चे देख रहे हैं यूट्यूब से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इवन इफ दे डोंट हैव माय बुक। ये बेसिक क्वेश्चन इनका एक फेवरेट क्वेश्चन है, सो यू मस्ट डू क्वेश्चन नंबर 12। इससे आपको होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स का कॉन्सेप्ट पूरा रिवाइज हो जाएगा। एंड जो गलती आप कर सकते थे कल एनआई एक्ट में, वो भी अब मेरे ख्याल से मैंने उन सारे गलतियों पर हैमर कर दिया है जो जो गलतियां आप कर सकते थे। तो दिस तूफान मेल एक्सप्रेस रिविजन टेक्स केयर ऑफ वैराइटीज ऑफ मिस्टेक्स विच अ स्टूडेंट कमिट्स द डे बिफोर एग्जाम। ध्यान से देखते रहो। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस क्वेश्चन को करके जाओगे आप। एक और अच्छा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है स्टूडेंट को जरूर करना चाहिए। अच्छा, HIDC को हर जगह प्रिविलेज मिलता है, बट अगर फॉर्जरी होता है तो HIDC को भी प्रिविलेज नहीं मिलता है। फ्रॉड एंड फॉर्जरी अलग थिंग है, कल क्वेश्चन पेपर में याद रखना। मैंने भी कई बार पहले बोला है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, फ्रॉड एंड फॉर्जरी को मिक्स मत करिएगा। चलिए, वेरी गुड। सो आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग डन। अच्छा, गिफ्ट चेक्स में स्टॉप पेमेंट कराने से भी चेक डिसऑनर का केस नहीं होगा, वरना तुम रट के जाते हो स्टॉप पेमेंट में भी चेक डिसऑनर का केस बनता है, पर गिफ्ट चेक्स और विदाउट कंसिडरेशन वहां पे डिसऑनर ऑफ चेक्स के केस नहीं बनेंगे। दैट पॉइंट हैज बीन हैमर्ड अपॉन अगेन। पक्का? सो लेआउट, तो इतना कुछ करने के बाद एग्जाम के एक दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत कुछ करना है, बट स्टूडेंट ये पूछते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो वाले पोर्शन जो फाउंडेशन में नहीं थे वहां से मैं क्या करके जाऊं। तो आइए मैं इंडेमनिटी गारंटी बेलमेंट प्लेज एजेंसी, जो एक बड़ा टॉपिक है, उसमें से क्या क्या मिस नहीं करना चाहिए। सबसे पहले ये डिफरेंस जो है ना, दिस शुड नॉट बी मिस्ड। इंडेमनिटी एंड गारंटी का ये डिफरेंस बस कर लेना, 3 डिफरेंस, यहां से MCQs जनरेट हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, श्योरिटी का लाइबिलिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, ये वाला लाइन पे MCQ जनरेट हो सकता है। लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज सेकेंडरी एज ही इज लायबल ओनली ऑन डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर and his liability arises immediately on the default by the principal debtor. Creditor has a right to sue the surety directly without first proceeding against the principal debtor. तो ये सब चीजें आपको बहुत पता होना चाहिए। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी के केसेस जरूर से पढ़ के जाओगे। रिवोकेशन, कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर एंड इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो फाइन पॉइंट्स पढ़ के जाना, पूरा पढ़ना संभव नहीं है अब एग्जाम के एक दिन आगे। कंटिन्यूइंग गारंटी में एक याद रखना, यू कैन रिवोक इट फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस बाय गिविंग नोटिस टू द क्रेडिटर। जीते जी जो सप्लाई हो गया उसके लिए आप रिवोकेशन नहीं कर सकते। वैसे ही बेलमेंट एंड प्लेज में भी पढ़ाते वक्त जो जो इंपॉर्टेंट बोला गया था मिस मत करना। बट दे आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चंस, क्या वो बेलमेंट है? डिपॉजिटिंग ऑर्नामेंट्स इन बैंक लॉकर इज नॉट बेलमेंट बिकॉज ऑर्नामेंट्स आर केप्ट इन अ लॉकर, बट चाबी तो आप ही के पास है। ओके, तो याद रखना, कस्टडी और बेलमेंट को इन्होंने एक्सप्लेन किया। डिपॉजिट ऑफ मनी इन अ बैंक इज अगेन नॉट बेलमेंट। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बेसिक पूछ लेते हैं। उबर कैब बुकिंग इज नॉट बेलमेंट, इज हायरिंग ऑफ सर्विस। उसके बाद ड्यूटीज ऑफ बेलर में जो कुछ पॉइंट्स थे, ग्रेटिटुअस बेलमेंट में क्या इंपैक्ट आता है, नॉन ग्रेटिटुअस में क्या आता है, नेसेसरी एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा ग्रेटिटुअस में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कौन बियर करेगा, तो ये मार्किंग एक बार नजर डाल लेना। बेलमेंट एंड प्लेज का डिफरेंस जरूर कर लेना, बहुत दिन हो गया होगा। यू मस्ट डू द डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स के क्या ड्यूटीज होते हैं ये भी नजर डाल लीजिएगा कि कब वो गुड्स को सेल कर सकते हैं। जनरल लियन एंड पर्टिकुलर लियन का डिफरेंस पढ़ लेना, दिस कैन बी रिफ्लेक्टेड इन द MCQ। प्लेज एंड बेलमेंट का डिफरेंस मैंने आपको बोल ही दिया था। नाउ एजेंसी में व्हाट इज द पॉपुलर क्वेश्चन, पहले तो आपको समझना होगा कि एजेंसी होता क्या है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कई एग्जांपल्स दिया था कि कुछ कुछ को आप एजेंट नहीं मानोगे। लॉयर एंड एडवाइजर, दे आर नॉट एजेंट्स। मॉड्यूलर किचन आपके यहाँ कोई आके लगा रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट वर्क है, नॉट एजेंट। वाइफ इज एजेंट ऑफ हस्बैंड फॉर नेसेसरी गुड्स एंड एजेंसी कैन बी विद कंसिडरेशन, एजेंसी कैन बी विदाउट कंसिडरेशन। क्या एक माइनर एजेंट बन सकता है? यस, बट प्रिंसिपल माइनर नहीं हो सकता है।
Agent is not a party to the contract. Agent has the capacity to create a contract between principal and third party. तो जल्दी जल्दी बोलने का उद्देश्य है कि ये पॉइंट्स में आप गलती कर सकते हो कल, तो गलती नहीं होनी चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखोगे रैटिफिकेशन वाली एजेंसी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब एजेंट एंड सब्सटीट्यूटेड एजेंट पे एक एमसीक्यू आ सकता है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इरिवोकेबल एजेंसी, वो मिस मत करना एजेंसी वाले जोन से. तो पूरा बड़ा टॉपिक सब पढ़ना संभव नहीं है, पर जो जो मेरे मुंह से निकला है दोज एरियाज शुड नॉट बी मिस्ड. सर कंपनी लॉ इतना वास्ट है, मैं कैसे करूं कल एग्जाम के पहले? तो मैंने एक टेक्निक दिया था, इसमें वापस अटैच कर रहा हूं. एक एमसीक्यू में मैंने कंपनी लॉ के सारे अच्छे टॉपिक्स एमसीक्यू के जरिए इकट्ठा कर दिए थे. तो सीएमए वाले लोग उस एमसीक्यू वाले जोन को देखोगे तो उस एमसीक्यू पीडीएफ से आपका पूरा कंपनी लॉ रिवाइज हो जाएगा. नेक्स्ट एस्पेक्ट, डायरेक्टर्स चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. रिसेंटली मैंने वीडियो 1 महीना पहले डायरेक्टर्स का रिवीजन न्यू मैट से करवाया था, तो न्यू मैट ओल्ड मैट ऑलमोस्ट सेम है. डायरेक्टर्स को उस वीडियो से रिवाइज कर लेना तो आपका सब कुछ हो जाता है. ओल्ड सिलेबस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के डेफिनेशंस पे क्वेश्चन आते थे, पर न्यू में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डेफिनेशन हटा दिया है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम. तो डायरेक्टर्स अच्छे से करिएगा, एथिक्स वाला पोर्शन अच्छे से करिएगा. न्यू सिलेबस में इमोशनल इंटेलिजेंस से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम, दैट शुड नॉट बी मिस्ड एट एनी कॉस्ट. ओके, थैंक यू सो मच, आई विल बी मीटिंग अगेन. बाय. अब एग्जाम के बाद अच्छी खबर आप दीजिएगा. यस, लोग कंपनी लॉ के बारे में भी पूछ रहे हैं कि सर कल एग्जाम है, मैं कंपनी लॉ में अब क्या करूं, शॉर्ट में बता दीजिए. तो मैं आपको बोलूंगा, अगर आप ओल्ड सिलेबस में जब थे तब ये वाले अंश बहुत इंपॉर्टेंट थे जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों को करना भी पड़ता है. न्यू में ज़्यादा है सिलेबस में, न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी करना पड़ता है. एंड वहाँ पे आप देखोगे उन लोग के कुछ एक्स्ट्रा 3-4 टॉपिक्स हैं जिसके लिए भी हमने वीडियोस दिए हैं. बट अगर मैं कॉमन एस्पेक्ट में बोलूँ पुराने और अभी को ध्यान में रखते हुए, लेट मी रिपीट एंड क्लैरिफाई, कंपनी लॉ इज़ वेरी वेरी वास्ट. मैं बोलूँगा पहले आप बाकी पोर्शन सल्टा लीजिए. कंपनी लॉ पढ़ने के लिए बेस्ट स्टाइल वापस दिखा रहा हूं, आप नहीं समझ रहे हो, जिद कर रहे हो. कंपनी लॉ पढ़ने के लिए पहले ना ये एमसीक्यूज को करिएगा, इससे बहुत सारे अंश आपके सिलेबस के कवर हो जाएंगे. फिर भी अगर आपको कंपनी लॉ पढ़ने का मन कर रहा है तो 2-3 चीज आप ध्यान से देखो जो मैं बोलने जा रहा हूं. व्हाट आर दोस 2-3 थिंग्स? लुक हियर एवरीवन. डेफिनेशन वाले जो चैप्टर्स है ना, जहां पर आप होल्डिंग सब्सिडरी का डेफिनेशन पढ़ते हो, स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन पढ़ते हो, फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन पढ़ते हो, एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन पढ़ते हो, यहाँ से कुछ हलचल मचने वाला है, मिस मत करिएगा. आप यहाँ से 4 मार्क्स पेपर में देखोगे. KMP, ये 5 डेफिनेशन मिस नहीं होने चाहिए किसी भी कीमत पर. ठीक है सर, नहीं होगा. उसके बाद आप देखोगे OPC चैप्टर से भी यूजुअली दे आस्क सम क्वेश्चंस. OPC में मेंबर होने के लिए क्या चाहिए, नॉमिनी बनने के लिए क्या चाहिए. तो ये बेसिक चैप्टर्स ज़्यादा सॉलिड रखो. लोग है ना सिर्फ हार्ड चैप्टर्स के तरफ भागते हैं, सो डोंट डू दैट. OPC वाला चैप्टर से ये आपका हो जाना चाहिए. इनकॉर्पोरेशन चैप्टर अब एग्जाम के एक दिन पहले आप प्रोसीडर पढ़ लोगे जो शॉर्ट में आपको लिखवाया हुआ है. एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर अगर आप इनकॉर्पोरेट करते हैं तो क्या इम्पैक्ट आता है, ये ज़रूर से पढ़ लोगे. तो डेफिनेशंस डन, OPC एंड इनकॉर्पोरेशन डन. इसके बाद सर मुझे क्या करना चाहिए? इसके बाद मैं आपको बोलूंगा पहले शेयर कैपिटल चैप्टर पिक करिएगा. शेयर कैपिटल चैप्टर CMA में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. व्हेन आई से शेयर कैपिटल, इसके अंदर बाईबैक यूजुअली आता ही रहता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम के पर्पस ये आता रहता है, स्वेट एक्विटी, ओके, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. दीज आर द टॉपिक्स विच यू शुड नॉट मिस. मैं सिर्फ ये करके जाने नहीं बोल रहा हूं, बट ये टॉपिक्स स्वेट इक्विटी, बाईबैक, सिक्योरिटीज प्रीमियम, DVR, ये मिस नहीं होने चाहिए किसी भी कीमत पर. सर मैं ये भी कर लिया, अब मैं क्या करूं, कंपनी लॉ इतना बड़ा दिख रहा है, तो उसी बड़े चीज को छोटे करने का मैं तरीका बता रहा हूं. नेक्स्ट यू शुड पिक टॉपिक्स लाइक चार्जेस. उसमें एक चार्ट था जिस टाइमलाइन से कौन सा क्रिएशन ऑफ चार्ज के टाइमलाइंस, मॉडिफिकेशन, सेटिस्फैक्शन and consequences of non-registration of charge. Consequences of non-registration of charge, ये भी देख लीजिए. सर चार्ज भी हो गए, शेयर कैपिटल भी हो गया, अब मैं क्या चैप्टर करूं? इसके बाद आप जनरल मीटिंग्स वाला जो जोन है उस चैप्टर को पकड़िएगा. जनरल मीटिंग्स वाला जोन बहुत बड़ा है तो उसमें सारा संभव नहीं है, पर मैंने जनरल मीटिंग्स का एक समरी चार्ट बनाया था.
शॉर्टर नोटिस को वैलिडेट कैसे किया जाता है, कोरम क्या है, प्रॉक्सी के इंस्पेक्शन वाला क्वेश्चन, ईजीएम कॉल्ड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर्स में कितने लोग रिक्वेस्ट करेंगे, पोल कितने लोग डिमांड कर सकते हैं, ई वोटिंग कंपल्सरी कहाँ है, मिनट्स की साइनिंग एंड प्रिपरेशन के टाइमलाइंस मैंने बताए थे। जो मेरे मुंह से निकला है ना वो मिस नहीं होना चाहिए। तो जनरल मीटिंग्स में लोग है ना बहुत टाइम लगा देते हैं, तो मैं स्मार्टली 6-7 टॉपिक्स बोला हूं जिससे आपका पूरा जनरल मीटिंग का जोन रिवाइज हो जाएगा। शेयर कैपिटल एंड चार्जेस आप देख ही चुके थे। प्रोस्पेक्टस नाम का चैप्टर ये भी बहुत आता है। प्रोस्पेक्टस में शेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, सिविल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी, ये 4 टॉपिक्स मत भूलिएगा। उसके बाद और भी छोटे छोटे कई चैप्टर्स है। एक बड़ा चैप्टर है डिपॉजिट्स विच इज वास्ट, पर उसको आप रिविजन लिंक से करिएगा, उस पर ज्यादा टाइम मत दीजिएगा, अदरवाइज आप उलझ जाओगे। एंड देयर आर मेनी अदर स्मॉल चैप्टर्स टू। डॉक्ट्रिन्स नाम के टॉपिक में आप देखोगे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स कर लेना, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स कर लेना, ज्यादा टाइम डॉक्ट्रिन्स और पे मत देना। स्पेशली अगर आप देखोगे सारे डॉक्ट्रिन्स आपके सिलेबस में है भी नहीं और बहुत छोटा छोटा अंश यहां पर इन्होंने दिया है, तो डू दैट, मतलब डोंट हैव टू डू एवरीथिंग। तो कंपनी लॉ क्योंकि बहुत बड़ा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड डू इट स्मार्टली। चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, वन सिटी टू अनदर सिटी व्हेन द जुरिसडिक्शन ऑफ आरओसी चेंजेस, ये वाले जोन भी अच्छे से कर लीजिएगा। इतना कुछ हो जाने के बाद कोई अंत नहीं है। जैसे मैं तो अभी जस्ट पेज घुमा रहा हूं, नया एंड पुराना मैट ऑलमोस्ट सेम है, दे हैव जस्ट पुट द कलर्स ऑन द टॉप, इट्स ऑलमोस्ट सेम। सो इंस्टीट्यूट मैट को बेस बनाते हुए मैं आगे बढ़ते जा रहा हूं। तो ये अगर कर लेते हो तो बहुत कुछ हो जाता है। नाउ अनदर थिंग, राइट्स इशू एंड बोनस इशू, ये शेयर कैपिटल के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ईसॉप, तो ये 3 भी आपके मिस नहीं होने चाहिए। रिवीजन लिंक्स इसमें मैं ऑलरेडी नीचे अटैच कर चुका हूं। राइट इशू, बोनस इशू एंड ईसॉप भी मिस नहीं होना चाहिए। कैपिटल रिडक्शन लिख रहे हो, कैपिटल रिडक्शन भी मिस नहीं होना चाहिए, उसका प्रोसीड्यूर। यानी तुमको एग्जाम के एक दिन पहले बड़े वीडियोस नहीं देखना है, अपने मार्किंग्स को निकालने हैं, जहां जहां अटक रहे हो या रिवाइज करने की दरकार है उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ोगे। बाईबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें कुछ कूलिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट है और बहुत कुछ है जिसमें से एमसीक्यूज आते हैं, तो आप जब देखने लगोगे तो समझ में आ जाएगा। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एंड डिबेंचर रिडेम्पशन फंड एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो अच्छे से करके जाइएगा। डिपॉजिट्स ऑलरेडी मैंने बोल दिया। डिबेंचर से 3 टॉपिक्स मैंने बोला जो मिस नहीं होना चाहिए। एंड देन वी हैव मीटिंग्स, सो मेनी अदर थिंग्स। तो जो मैंने बोले वो मिस नहीं होने चाहिए। तो ये ओल्ड वालों को भी करना था, डायरेक्टर्स ओल्ड वालों को भी करना था। न्यू सिलेबस में कुछ छोटे सब टॉपिक्स क्रिएट हुए थे, लाइक ऑडिट कमिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द न्यू सिलेबस। सेक्शन 177 विजिल मैकेनिज्म आ रहा है यहां से क्वेश्चन, ये डायरेक्टर्स वाले वीडियो में भी मैंने न्यू सिलेबस में डाल दिया था। बोर्ड्स रिपोर्ट का भी कुछ कंटेंट्स मैंने न्यू सिलेबस वालों को बोला है, वेरी इंपॉर्टेंट। 143 के कंटेंट्स, ऑडिट कमिटी एंड विजिल मैकेनिज्म न्यू सिलेबस कैन नॉट लीव। राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स न्यू सिलेबस, केएमपी ऑलरेडी हमने कर चुका था। न्यू सिलेबस में देयर आर अदर चैप्टर्स लाइक सोर्सेज ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी मिस नहीं होना चाहिए। आर्बिट्रेशन मैंने सारे इंस्टीट्यूट मैट से करवाए थे। एंड ओल्ड सिलेबस में एथिक्स, मेरे एक वीडियो है एथिक्स बाय अमित बछावत सीएमए इंटर, उसको देखिएगा, दैट विल हेल्प यू टू कंसोलिडेट एथिक्स का बड़ा सिलेबस। तो बिलीव मी, सारा पढ़ाई रोककर पहले इसको करो, इससे से पढ़ाई शुरू होगा और दिशा मिलेगा हाउ यू शुड मैनेज योर बिग सिलेबस। ओके, थैंक यू सो मच। एमसीक्यूज का पीडीएफ भी इसमें अटैच करवा दूंगा और कई जो और लिंक्स थे, मैराथन लिंक्स थे, वो नीचे इसमें है, प्लीज देख लीजिएगा।